Hello. Hello. Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends, so now it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is, can you see me, can you hear me, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू पर्सन वोट करें. अकबर, कुसुम, जूही, हर्षित, धवल, चीकू, गौतम, जसनूर, अंकिता, पल्लवी, नंदन, थ्री मूव फॉरवर्ड. 3% लोग नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोल आइकन प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है ओपन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद चैट बॉक्स के अंदर टॉप सेक्शन में जो लिंक डाला है गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. बुधवार सबके जवाब बना के मैं अपलोड करता हूँ. प्रीलिम्स को भी 26 हफ्ते बाकी हैं, तो सीरियसनेस आप अपनी बढ़ाने की जरूरत है. देखिए, जब हमने ये कोर्स लॉन्च किया, अब तो आधे से ऊपर खत्म होने को है चीज़. पहले लेक्चर की जो टेस्ट थी बिटकॉइन, उसमें 2800 लोगों ने दिया. फिर अभी आखिर में पड़ा था प्लानिंग कमीशन नीति, अब तब कम होते थे 300, मतलब 89% ड्रॉपर, 89% ड्रॉप. तो कभी डरना नहीं है जिंदगी में कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं. ये नहीं तो दूसरी कोई एग्जाम में होगा. इफ यू आर सीरियस इनफ, क्या अभी तक ठीक है, इट मींस यू आर सीरियस. बाकी सब तजुर्बा लेने आए थे, आप टॉपर बनने आए, तो मेहनत करते रहो. अब जो लास्ट टेस्ट हुई थी पिलर 4 भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे 130 मार्क्स के आसपास, कम से कम 60 तो होना चाहिए. आपको कुछ तो उसके अंदर रैंडमनेस का एलिमेंट और बहुत सारा जनरल नॉलेज है, लेकिन फिर भी 60 में 30 सवाल तो ठीक होने चाहिए ना. जिन जिन के उनको बताई भाई, साहिल, प्रियांशु, रोहन, आदित्य, यश, अर्पित, विजय, विकास, दिलीप, महक, श्रेयस, निशांत, शिवा, ध्रुव, मयंक, हर्षित, हरीश, यतीश, हर्ष और उनके ऊपर भी जिन्होंने अच्छे मार्क्स हासिल किए. उसके बाद पिलर 4 की टेस्ट नीति, प्लानिंग कमीशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो एकदम सिंपल और शॉर्ट हैंड आउट है भाई. उसमें अगर ये 90 मार्क्स 45 क्वेश्चन तो कम से कम 25 तो करो. जिन जिन के सबको बताई, अर्पित, विश्वंबर, प्रभात, दीपिका, ये धवल, अभिज्ञान, संभवी, समर, जया, इंशा, गौरव, अंकिता, प्रांजल, मुर्तजा, शिवानी और उनके ऊपर और जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए. मैं नाम इसलिए बोल रहा हूं, समझो इतने लोग तो ऑलरेडी आपके आगे हैं ही, और पूरे भारत में और भी बहुत सारे लोग तैयारी करें. सो यू नीड टू, घर बैठे तैयारी करते हैं, हमको लगता है हम ही आ जाएं क्योंकि हमने 2-4 चैप्टर आज पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ाई कर ली. भाई और पढ़ाई करनी पड़ेगी. डू नॉट अंडरएस्टिमेट द कंपटीशन. क्या तुम पढ़े थे इकोनॉमी पिलर 1 2 3 और 4 के अंदर भी एग्रीकल्चर खत्म, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस खत्म, उसका प्रीलिम और कल रात को मींस का भी लेक्चर था, खेल खत्म, नीति प्लानिंग कमीशन ये खत्म. प्रीलिम्स के लिए मींस का नेक्स्ट वीक को खत्म करता हूं मैं. अभी हमको देखना है शुक्र, शनि, रवि, सोम, 4 डेज स्टिल टू गो. सोमवार तक क्लास है, उसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन. सो पिलर 4 डी, दैट इज दी फॉर जीडीपी. हैंड आउट अपलोड हो चुका है मोबाइल ऐप में, जाओ, मोनाल पटेल कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 12 अपडेट बेल आइकन दबाओ. पीडीएफ मिलती है टॉप राइट कॉर्नर में, बटन से पीडीएफ डाउनलोड होती है. लैपटॉप से देख रहे हैं, ये वाली लिंक है, कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 12 अपडेट बटन पे क्लिक करो, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, मान सब डाउनलोड कर सकते हैं. मित्रों, ये जो जीडीपी टॉपिक है, इट इज अमंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और इसके अंदर फॉर्मूला आते हैं, बात में कोई दम है नहीं, बट फॉर्मूला आपको रटने हैं, तैयार करने हैं. आज हम वही काम करने वाले. तो नोट पेन लेके ठीक से बैठो. इट रिक्वायर्स कि आपको अपने हाथ से लिखना चाहिए फॉर्मूला, जो भी 3 फॉर्मूला मेन तो होंगे. नोट पेन लेके बैठो, राजा की तरह जेब में हाथ डाल के मत बैठो. तो देखिए, पिलर 4 में ये प्लानिंग अनएम्प्लॉयमेंट खत्म. जीडीपी 2 दिन पढ़ना है, फिर इन्फ्लेशन पढ़ेंगे. जीडीपी थोड़ा स्वाद मैंने लास्ट संडे आपको दिया था, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद. इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर. किसी एक देश के अंदर एक वर्ष में जो वस्तुएं पैदा हुई, वस्तु और सेवाएं पैदा हुई, उनका अंतिम बाजार मूल्य वो है जीडीपी. और यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब भारत भी, और भारत के एम्बेसी, दूतावास पाकिस्तान में होंगे, तो उधर जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस पैदा करें, तो वो भी भारत देश का जीडीपी है, क्योंकि एम्बेसी को भारत का हिस्सा माना जाएगा. फिर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ भारत में जो पैदा हुआ उसको हम जीडीपी बोलेंगे. प्रियंका चोपड़ा अमेरिका फिल्में बनाए, वो अमेरिका का जीडीपी है. प्रियंका चोपड़ा उन फिल्मों में से पैसा कमा के वेजिस, रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन, अपनी बहन वो जो परिणीति चोपड़ा की शादी में उसको गिफ्ट भेजे, तो वो सब भारत का जीडीपी नहीं है, बिकॉज इट वाज प्रोड्यूस्ड इन यूएसए. रतन टाटा ने ब्रिटेन में जगुआर कंपनी खरीदी, 50,000 कार्स बनाई, तो वो ब्रिटेन का जीडीपी है, भारत का जीडीपी नहीं है. उसमें से रतन टाटा को जो प्रॉफिट मिला, कुछ बॉन्ड खरीदे होंगे, इंटरेस्ट मिला, उधर घर किसी को भाड़े पे दिया होगा, रेंट मिला, तो वो सब यूके के अंदर हो रहा है. उसका पैसा उनको भले इधर भारत में मिले, दैट इज नॉट इंडिया जीडीपी. ओएनजीसी ने रशिया के अंदर ऑयल गैस बनाया, तो रशिया का जीडीपी है. उसमें से पैसा ओएनजीसी इंडिया को भेजे, तो भी वो रशिया का जीडीपी है, वो भारत का जीडीपी नहीं है. सेकंडली, ये कार नैनो कार अगर 2003 में पैदा हुई थी, तो 2003 का जीडीपी है. अभी मैं उसको 2023 के अंदर 24 के अंदर रीसेल करूं, तो ये तो भाई सेकंड हैंड माल हो गया, तो सेकंड हैंड माल को नहीं गिना है. ब्रांड न्यू फ्रेश जो नया गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुआ, उसी की बात करो. पिछले साल में गिना, उसको दोबारा नहीं गिन सकते. तो ऐसा ये जीडीपी होता है. अब जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी, ऐसा है क्या? कुछ तो फॉर्मूला है इसकी. 3 फॉर्मूला है, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड. एकदम सिंपल है, कुछ लोड लेना है नहीं, नोट पे लेके बैठना है, कोई दम नहीं. सो वन बाय वन वी लर्न 3 फॉर्मूलाज फॉर जीडीपी. और जो मैं पढ़ाऊं बस रेस के घोड़े की तरह उतना ही पढ़ना है, झंडा नहीं उठाना है कि इसके अंदर ये नहीं और वो क्यों है. अब पाइथागोरस अगर बोल के गया, क्या था वो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, तो कबूल करो भाई, वो थ्योरम साबित नहीं करना है. वो बोर्ड एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव पेपर में साबित करना था. यूपीएससी के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर में जीडीपी फॉर्मूला साबित करना पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो दैट इज नॉट पार्ट थियरी, वैसे पूछते नहीं. और प्रीलिम्स में आपको सीधा फॉर्मूला पूछेंगे, तो क्यों लोड लेना है. सो सिंपली एक्सेप्ट द फॉर्मूला एज दे आर. सो लेट अस कैलकुलेट द जीडीपी. जीडीपी कैलकुलेशन की सबसे पहली फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर मेथड. वैसा कहता है, मान लीजिए किसी फार्मर ने एग्रीकल्चर में अनाज पैदा किया, किसी कंपनी ने मोबाइल पैदा किया, किसी ने कार पैदा किया, किसी ने ये सब बिल्डिंग बनाया, कोई सर्विस सेक्टर में सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है. तो जब जो भी हो रहा है, ऑल दिस एक्टिविटीज, ऑल दिस गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये सब भारत देश का जीडीपी है. अब आप समझो, अगर कुछ भी उत्पादन हो रहा है, इफ एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज हैपनिंग, तो किसी ने तो पैसा खर्च किया होगा ना, तभी प्रोडक्शन हो रहा है. अगर मैं कहूं मैं कोचिंग एजुकेशन सर्विस पैदा कर रहा हूं, तो उसका भी तो मैंने खर्चा किया ना, कि माइक है, ये जो भी अपना टैबलेट है, कैमरा है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, लाइट बिल आता है. सो समवन इज स्पेंडिंग मनी टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको मैं कहूं ए, तो उसके लिए कोई तो खर्चा कर रहा है जिसको मैं कहूं बी. सो इफ आई वांट टू फाइंड ए, आई कैन सिंपली फाइंड बी. बी क्या खर्चा क्या है, वो ढूंढ लो, सबने कितना माल खर्चा है, बस वही भारत देश का जीडीपी होना चाहिए. तो यहाँ पर ये फिलॉसफी है एक्सपेंडिचर मेथड में, कि सिंपली काउंट हर एक व्यक्ति कितना पैसा खर्च कर रहा है. आप कितना खर्च करेंगे, जो मतलब कस्टमर कितना खर्च कर रहा है, बिजनेसमैन कितना खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है. टॉम क्रूज इंडिया से कुछ माल खरीद के ले जाए, तो वो कितना खर्च कर रहा है. इफ यू ऐड ऑल दिस एक्सपेंडिचर्स, तो हमें भारत देश का जीडीपी मिल जाता है. बस तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे. फॉर्मूला कुछ ऐसी है, जीडीपी कैलकुलेशन यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. सी फॉर कंजम्पशन प्लस बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट आई, प्लस सरकार ने जितना पैसा खर्च किया जी, प्लस जितना हमने एक्सपोर्ट किया, क्योंकि टॉम क्रूज ने भारत से कार खरीदा, इसका मतलब भारत में पैदा हुआ था. इफ फॉरेनर बाय समथिंग फ्रॉम इंडिया, दैट मींस इट वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दैट मींस इट इज पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी. माइनस इंपोर्ट, बाहर से आप इंपोर्ट करते तो वो क्या, वो अमेरिका का जीडीपी होगा. तो हमें वो एडजस्ट करना है, क्यों कैसे करना है अभी आगे स्लाइड में देखेंगे. बस तो यही है, सीआईजी एक्सएम इक्वल जीडीपी.
अभी एक एक स्टेप में हम समझेंगे कि सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है. दैट इज द रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर. सो जीडीपी कैलकुलेशन सब टॉपिक एक्सपेंडिचर मेथड. इसके जो फॉर्मूला के कंपोनेंट है, पहला है सी, दैट इज फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन. फाइनल वर्ड इज इंपॉर्टेंट, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स नहीं. आपने कार खरीदा तो सिर्फ कार लिखो, उसमें स्टील सरिया सब लगा था वो सब नहीं लिखना है, उसका क्या प्राइस था, ओनली राइट द फाइनल प्राइस ऑफ द कार. फिर मैंने आपको बताया सेकंड हैंड गुड्स को नहीं लिखना है. 2003 में नैनो कार बना तो उस वाल के जीडीपी में कैलकुलेट कर दिया. आपने रीसेल में खरीदा, सेकंड हैंड माल खरीदा तो उसका पैसा नहीं गिना है. आपका ठीक है, बराबर है. ब्रांड न्यू चीजें और जो फाइनल चीज बनी उसका भाव गिना है, उसमें जो कंपोनेंट है उसका अलग से भाव नहीं गिना है. दूसरी कि इंडिया में नैनो कार बनी, आपने खरीदी, ऐड करो ब्रांड न्यू अगर है तो. फॉरेन कंट्री में मान लीजिए फरारी कार बनी, आपने इंपोर्ट करके खरीदी तो भी आप ऐड करो कि मैंने इतना पैसा खर्च किया है. अब कहते तुम ये क्या बेतुकी बात कर रहे हो, अभी तुमने बोला कि बाहर का माल नहीं गिना है, सिर्फ इंडिया में पैदा हुआ माल गिना है. नाउ यू आर सेइंग कि बाहर का भी माल गिना है. ऐसा क्यों? मतलब सी कंपोनेंट ऐसा है कि इसमें इंडिया की कार भी गिनी है और फॉरेन से इंपोर्ट की हुई कार भी गिनी है. ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझो जीडीपी कैलकुलेट कौन करेगा? एनएसओ के ऑफिसर्स. अब वो आके मुझे पूछे भाई तुमने सी फॉर कंजम्पशन के नाम पे क्या किया हिस्सा, मुझे आपकी डेटा एंट्री करनी है कि आपने क्या क्या शॉपिंग किया, क्या खरीदा मेरे को बताओ. तो मैं कहूँगा मैंने माइक खरीदा, टी शर्ट खरीदा, आईपैड खरीदा, आईपैड की पेंसिल खरीदी. अब उस स्टेज पे मुझे तो याद नहीं होगा ना कि उसमें कौन सी चीज इंडिया में बनी और कौन सी इंपोर्टेड है, क्योंकि आईपैड ये भी तो हो सकता है कि फॉरेन में बना, ताइवान या चाइना में इंपोर्ट किया और आजकल भारत में भी बनते हैं. अब मैंने तो यूज कर रहा हूँ और उसका कहीं पर डब्बा फेंक दिया होगा, पड़ा होगा. एनएस ऑफिसर में कोई ढूंढने थोड़ी जाऊँ कबाड़ी की तरफ है डब्बा. सो आई डू नॉट नो मैंने जो सामान खरीदा है वो देसी है या इंपोर्टेड है. तो इस स्टेज पे एनएस ऑफिसर भी मेरा दिमाग नहीं खाएगा कि कोई नहीं, आप बोल दो जो भी खर्चा किया आपके पर. ये तो भाई गलत है ना, विदेशी माल भी तुम ऐड करवा दोगे सी फॉर कंजम्पशन में, नो प्रॉब्लम. ऐसा पूरे भारत के सारे कस्टमर का डेटा एंट्री कर देगा एनएस ऑफिसर. फिर वो जाएगा आरबीआई के ऑफिस में और आरबीआई को कहेगा मुझे बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा दे दो, बीओपी का डेटा दे दो. उसमें से वो इंपोर्ट की चीजें माइनस कर देगा टोटल, तो उसका जवाब सब एडजस्ट हो जाएगा. वो कैसे? अभी 10 मिनट और ठहर जाओ, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. अभी के लिए बात ऐसी है कि जब हम जीडीपी फॉर्मूला में सी फॉर कंजम्पशन लिखेंगे तो जितना इंडिया के कस्टमर्स ने कंज्यूम किया है, देसी गाड़ी खरीदी तो भी, विदेशी गाड़ी खरीदी तो भी, सब कुछ इधर लिख देना कि दिस मच मनी वाज स्पेंट बाय इंडियन कस्टमर्स. आपके पास इंपोर्टेड आइटम्स तो नहीं गिननी चाहिए ना. अगेन आई रिपीट, यू आर राइट. पर एनएसओ जब डेटा एंट्री करेगा तो कस्टमर को नहीं पता होगा लोकल क्या है विदेशी क्या है, तो वो सीधा डेटा एंट्री कर देगा जितना माल खरीदा है. बाद में वो जाके आरबीआई से इंपोर्ट का डेटा माइनस करवा लेगा. इसलिए लास्ट में आता है एम फॉर इंपोर्ट माइनस करते हैं. कैसे? अभी 10 मिनट और आपको समझ आ जाएगा. So C for consumption, everything that you have purchased, Indian, foreign, whatever you purchased as a customer, you write it down. Then GDP calculation की ये फॉर्मूला में सेकंड कंपोनेंट इज I for investment, निवेश. जो बिजनेसमैन करता है या लोग करते हैं. आपने नया मकान खरीदा, नया बिल्डिंग खरीदा, कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी, बड़ा सा कोई टेक्सटाइल का फैक्ट्री का मशीन खरीदा है, बुलडोजर खरीदा है, माइनिंग का इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, एवरीथिंग. बिजनेसमैन वर्कर्स को जो सैलरी देगा वो भी इधर ऐड करनी है इस कंटेक्स्ट में कि वो प्रोडक्शन के लिए उनको पैसा दे रहा है, तो मतलब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है. इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल, उसको भी इधर ऐड करना है कि बिजनेसमैन ने स्टील खरीदा, माइक्रो प्रोसेसर चिप खरीदा, वो सबको भी इधर आपने ऐड करना है. यहाँ I for इन्वेस्टमेंट का मतलब जो उत्पादन के लिए उसको जितना करना है उसकी हम बात करें. अनसोल्ड इन्वेंटरी, जो माल बनाया पर बिका नहीं उसको भी इधर गिनना है. इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. सपोज जियो ने फोन बनाए. आप जानते हैं हर एक मोबाइल का यूनिक नंबर होता है, IMEI नंबर. मान लीजिए उसने दो फोन बनाए, IMEI नंबर 001, ये आपने खरीद लिया तो सी फॉर कंजम्पशन में आप लिख देंगे कि ये जो भी 1500 रुपए का था. दूसरा मोबाइल उसने बनाया IMEI 002, लेकिन वो अभी तक किसी ने खरीदा नहीं, अनसोल्ड है, तो उसको आप सी में तो लिख नहीं सकते सी फॉर कंजम्पशन में, तो उसे हमने बिजनेसमैन की I for इन्वेस्टमेंट में लिख देना है. यानी कि जितनी अनसोल्ड इन्वेंटरी है जो उसने बना दिया, अल्टीमेटली जीडीपी मतलब क्या, यू हैव प्रोड्यूस समथिंग, तो उसको कहीं तो गिनना है, तो हम इधर गिनेंगे I for इन्वेस्टमेंट में. तीसरा मान लीजिए उसने कोई कंपनी से माइक्रो प्रोसेसर चिप, मदरबोर्ड, सर्किट खरीदा है, तो ये क्या हुआ, रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स है, मध्यवर्ती सामान है जिससे वो नेक्स्ट मोबाइल बनाएगा. लेकिन जब तक बना नहीं, तो ऐसा समझो कि यही फाइनल गुड है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप ही फाइनल गुड है जब तक मोबाइल में वो असेंबल नहीं हो जाता. तो इसको भी गिनना तो पड़ेगा भाई, किसी ने प्रोड्यूस किया है. सो बिकॉज द मोबाइल इज नॉट येट मेड बट सम कंपनी हैज प्रोड्यूस दिस चिप, हो सकता है इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते, तो इसको भी किधर तो गिनना पड़ेगा. तो इसे भी ऐसा रॉ मटेरियल जैसे सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको भी हमने आई में लिखना है. सो सी फॉर कंजम्पशन में सोल्ड मोबाइल फोन, I for इन्वेस्टमेंट में क्या, अनसोल्ड मोबाइल फोन, उसके अंदर जो अभी तक इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल है जिसका भी फाइनल चीज नहीं बना लेकिन पैदा किया है इस साल में, ये प्रोसेसर चिप, सीपीयू वगैरह, उसको इधर आई में गिनना है. अब कुछ लोग कहेंगे ये तो डबल काउंट हो जाएगा ना. डबल काउंट नहीं होगा भाई. अब समझो आपने फोटो खींचना है, सपोज एट 7 PM में फोटो खींचते हैं कि आज के डे के एंड में कितना प्रोडक्शन है. तो मोबाइल अगर सोल्ड हो गया तो इधर फोटो खींचेगा, नहीं सोल्ड हुआ तो इस तरफ होगा. मान लीजिए वो मोबाइल बना ही नहीं, एक माइक्रो प्रोसेसर चिप के स्वरूप में वो था, तो इधर फोटो खींच में आ जाएगा. सो देयर इज नो डबल काउंटिंग एक्चुअली, बिकॉज व्हेन यू टेक द फोटोग्राफ, या तो दिन है या रात है, या तो माल बिक चुका है या तो नहीं बिका है, या तो मोबाइल सोल्ड या तो नहीं सोल्ड, वी हैव टू अल्टीमेटली काउंट प्रोडक्शन. तो इधर नहीं तो इधर आप किधर लिखोगे. अगेन कुछ लोग कहेंगे देखो तुम प्रोडक्शन में डबल काउंट नहीं हो रहा है भाई. एक मोबाइल पैदा हुआ, बिक लिया, बेच दिया उसको, तो सी फॉर कंजम्पशन में लिखा. दूसरा मोबाइल बना पर नहीं बिका तो I for इन्वेस्टमेंट में लिख दिया, अनसोल्ड इन्वेंटरीज. तीसरा माइक्रो प्रोसेसर चिप बना, नहीं बिका या अभी तक उसका फाइनल में असेंबल नहीं हुआ, तो वो भी I for इन्वेस्टमेंट में लिख दिया. सो एट एनी पॉइंट या तो वो इधर है या इधर है, आइदर इट इज डे और इट इज नाइट. सो लाइक दैट इट विल बी काउंटेड. तो हमने देखा I for इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है. ये सब मकान, बिल्डिंग, कैपिटल एसेट्स, सैलरी टू वर्कर्स, गुड्स, रॉ मटेरियल, अनसोल्ड इन्वेंटरी, ये सब गिनना है. हालांकि I for इन्वेस्टमेंट में हमने बैंक सेविंग्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब नहीं गिनना है, क्योंकि समझो उससे अभी तक सामान बना नहीं है. आपने पैसा इन्वेस्ट किया बैंक के अंदर, उसको खिचड़ा मत करो, वो इन्वेस्टमेंट अलग है. इधर हम बात करें प्रोडक्शन के लिए जो जा रहा है. सी आपने फिक्स डिपॉजिट किया तो उससे जीडीपी नहीं बना, हो सकता है 2 साल बाद वो किसी को लोन में दिया जाए, लोन से मुकेश अंबानी कोई सामान खरीदे, एट दैट स्टेज हम वो पैसा जो खर्च हुआ उसको हम गिनेंगे. तो इसलिए बैंक सेविंग को हम ऐड नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट में. शेयर्स, बॉन्ड्स के पैसे को भी ऐड नहीं करेंगे भाई, क्योंकि स्विगी का आईपीओ आया, हमने उसको पैसा दिया, लेकिन बाद में स्विगी जब उन पैसों से नया काम करेगा, वर्कर को सैलरी देगा, नया अपना कुछ कंप्यूटर सर्वर खरीदेगा, एट दैट पॉइंट वी विल काउंट इट. तो अभी तक पैसा खर्च ही नहीं हुआ, मनी नीड्स टू बी स्पेंट, देन बिकॉज मेथड का नाम क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, सो समवन हैज टू स्पेंड मनी, तब उसको कैलकुलेट किया जाता है. सो देन देयर इज I for इन्वेस्टमेंट. देखिए बात में कुछ दम नहीं है. सी फॉर कंजम्पशन लिखा प्लस I for इन्वेस्टमेंट. समझाने के लिए मैंने आपको मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया, बना है तो सी में गिनो, नहीं बिका है तो आई में गिनो, सर्किट बोर्ड वगैरह आई में गिनो. बियॉन्ड दिस और ज्यादा इसमें थीसिस लिखने मत बैठ जाओ. सी एंड आई इज डन. बीच में मूवी थी शकुंतला देवी, उसको सब मैथमेटिक्स का सवाल पूछेगी, 25,07,75,000 रुपए का क्या स्क्वायर रूट होगा, एंड शी वुड टेल इट इन हर माइंड.
अब वो कैसे गिनती थी, उसका वैदिक मैथमेटिक्स का पूरा फॉर्मूला हम समझने नहीं बैठेंगे, ना हम ये समझने बैठे वो ऐसा कैसे करती थी। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम। सिमिलरली अगर आप चेन बनाना शुरू करो कि भाई रॉ मटेरियल चाइना से आया होगा, उसमें से ये वाला में से ये बना होगा, में से ये बना होगा, ये सब करते बैठोगे तो आपकी आधी जिंदगी उसी में खत्म हो जाएगी। तो सिंपल एग्जाम सर्च कर लिया, अब खुद की इन्वेंट मत करो, नहीं ब्रेड में ये होता है, उसमें गेहूं इधर से गया, मैदा उधर से गया, भाई कोई जरूरत नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट इन प्रीलिम्स और इन मेंस। डोंट कॉम्प्लिकेट दिस टॉपिक फॉर योरसेल्फ। तो हमने देख लिया सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, हम पर क्या जीडीपी कैलकुलेशन, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट स्क्वायर करेंगे। अब तीसरा मुद्दा आएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार भी पैसा खर्च करे, इसका मतलब कुछ तो प्रोडक्शन किया होगा किसी ने, उसके मुकाबले ये लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं। अब समझते हैं एग्जांपल से। सो नाउ वी आर लर्निंग जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट परचेज। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसकी मान लीजिए सैलरी है 100 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की सर्विस पैदा कर रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर आल्सो प्रोड्यूसिंग अ सर्विस कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट परचेज कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को। दैट मींस गवर्नमेंट जितनी सैलरी दे रहा है उसका मतलब कि सामने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की सर्विस पैदा हो रही है। और हमने अभी देखा कि जीडीपी क्या है, जो भी भारत में पैदा हुआ वो जीडीपी है। सो रिमेंबर, गवर्नमेंट परचेज सब पब्लिक सैलरी गिवन टू द स्टाफ इज जीडीपी। तो हमारे 100 रुपये उसने मोदी जी ने एम्प्लॉय को दिए। आगे अब ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन 100 रुपये में से 50 रुपये का एक खिलौना अपने बच्चों के लिए खरीद के जाता है कि मुझे सैलरी मिले, मेरे बच्चे खुश हैं। तो समझो ये क्या हुआ, ये दूसरी चीज पैदा हुई। दिस इज अ टॉय मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, सो दैट इज आल्सो जीडीपी। तो आपने दोबारा लिखना पड़ेगा कि पहले जी फॉर गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस परचेज किया तो 100 रुपये, दैट इज इंडिया जीडीपी। उनमें से 50 रुपीज का स्टाफ ने एक टॉय खरीदा अपने बच्चों के लिए, तो वो टॉय भी तो भारत देश का जीडीपी है। और इसको किधर गिनोगे, तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कंज्यूम किया है, शॉपिंग किया, सी फॉर कंजम्पशन। सो यू ऐड दैट टॉय 50 रुपीज इनटू सी फॉर कंजम्पशन। और फिर अगर जीडीपी हम कैलकुलेट करेंगे तो सी गिना, आई गिना, जी गिना, अच्छा तो इस हिसाब से कंजम्पशन का टॉय 50 रुपीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस पैदा हुई 100 रुपीज, तो भारत देश का जीडीपी हुआ 150। इसमें मैंने आई नहीं लिखा क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। कुछ लोग कहेंगे डबल काउंटिंग नहीं हो गया, डबल काउंटिंग किधर हुआ भाई। आप कहने यही 100 रुपए में 50-50 के दो नोट दिए थे, उसमें से फिर से उसने आगे यूज कर दिया, कर सकता है ना। वी आर नॉट काउंटिंग द मनी के नोट्स कितने हैं, वी आर काउंटिंग की पैदा कितना हो रहा है। तो पैदा तो होगा तो कोई तो किसी को पैसा देगा, तो नोट तो इधर से उधर चलते रहेगा। रिमेंबर द कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी इन द मॉनेटरी पॉलिसी पिलर 1। तो खिचड़ी मत करो, डबल काउंटिंग नहीं है। सरकार ने पैसा दिया वो भी जीडीपी है, और एम्प्लॉय ने टॉय खरीदा वो भी जीडीपी है। रिफ्लेक्ट ऑन दिस फॉर 30 सेकंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। Now, see, do not mix up the things. C for consumption, टॉय खरीदा 50 रुपये का, G for गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 रुपये का सैलरी दिया एम्प्लॉय को फॉर प्रोड्यूसिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। अब उसी लॉजिक पे मान लीजिए किसान ने अनाज पैदा किया, हाँ तो पैदा किया तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इंडिया जीडीपी व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड, और गवर्नमेंट ने उसे एमएसपी में 1200 रुपये में खरीदा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। तो हियर आल्सो गवर्नमेंट परचेज व्हीट फ्रॉम फार्मर एट एमएसपी। तो 1200 रुपये जो गवर्नमेंट ने दिए, इसका मतलब क्या है, 1200 रुपये का व्हीट गेहूं भारत में पैदा हुआ है। सो यस, दिस इज इंडिया जीडीपी। आगे इसी 1200 रुपये से मान लो ये फार्मर जियो का फोन खरीदे, तो हमने वापस ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये नया जीडीपी है, ये भी तो प्रोडक्शन है भारत के अंदर हुआ। सो देन वी राइट सी फॉर कंजम्पशन, फार्मर बाइंग जियो मोबाइल फोन 1200 रुपीस। तो टोटल जीडीपी कितना हुआ, ये मोबाइल 1200 रुपये का, ये वीट ऑल्सो 1200 रुपये का, टोटल जीडीपी इज 2400 रुपीस। 2400 रुपीस। आई गिव यू 10 सेकंड, इसको दिमाग में उतारो, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा इसके बाद। अब देखो मजा, पिलर 4 ए आप याद करो, हमने एक स्कीम पढ़ी थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6000 रुपये ऐसे ही दे दिए जाएंगे। सरकार उससे कोई खरीदेगी नहीं, सरकार किसान से कोई सामान नहीं खरीदेगी, बस मौज करो, ये 6000 रुपये तुमको दी। तो इसे हम कहेंगे परचेज हुआ, गवर्नमेंट ने परचेज किया, कुछ परचेज तो नहीं किया, इसे हम कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट। तो इस केस में समझो गवर्नमेंट ने 6000 रुपये फार्मर को दिए योजना के, पर कोई परचेज नहीं किया गवर्नमेंट ने उससे अनाज। तो यहाँ पर हम लोग जी फॉर गवर्नमेंट परचेज लिखना है ना, अपनी तो ट्रांसफर पेमेंट है, तो 6000 दिया वो बराबर है, पर हम लिखेंगे जीरो क्योंकि प्रोड्यूस कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है उन 6000 रुपये से फार्मर सैमसंग का फोन खरीद ले, तो फिर हमको गिनना पड़ेगा, अगर वो सैमसंग फोन वाज मेड इन इंडिया तब हमें सी फॉर कंजम्पशन में गिनना पड़ेगा कि फार्मर बाइंग मोबाइल फोन ऑफ 6000 रुपये। तो इस केस में जीडीपी कितना है, यहाँ से यहाँ तो ट्रांसफर पेमेंट तो जीरो, पर इधर से फार्मर ने खरीदा 6000 का फोन, तो फाइनल जीडीपी 6000। तो समझो ट्रांसफर पेमेंट गिनना नहीं है, ऐसा जो भी सब्सिडी के रूप में कुछ दे दिया सरकार ने, ट्रांसफर पेमेंट, विधवाओं को पेंशन दे दिया, बच्चों को स्कॉलरशिप दे दिया, तो सामने वो विधवा ने कुछ गुड सर्विस प्रोड्यूस नहीं किया, बच्चे ने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, सीधा उनको पैसा मिला, ट्रांसफर पेमेंट है। सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी। हो सकता है बाद में वो विधवा मिला, उन पैसों से कुछ सामान खरीदे, वो बच्चे को स्कॉलरशिप मिला, उसमें से वो कुछ बुक्स या शूज खरीदे, दैट विल बी जीडीपी। तब जो शॉपिंग करे दैट इज जीडीपी। आई गिव 20 सेकंड, ये बात दिमाग में उतारो। ऑलराइट, सो आवर जीडीपी कैलकुलेशन फार्मूला क्या थी, यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, सी फॉर कंजम्पशन प्लस आई फॉर इन्वेस्टमेंट प्लस जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें क्या गिनना है, जस्ट टू एम्प्लॉय सैलरी, फार्मर से एमएसपी पे अनाज खरीदा, दैट इज ऑल जीडीपी, करेक्ट। बट नो टू ट्रांसफर पेमेंट लाइक पीएम किसान सम्मान निधि, स्कॉलरशिप, विडो पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता, क्योंकि तो आदमी बेरोजगार उसको भत्ता दे तो वो तो थोड़ी प्रोडक्शन है, तो वो सब को नहीं गिना है, ट्रांसफर पेमेंट को इधर नहीं गिना है। हालांकि इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन प्राइवेट कंजम्पशन, उससे वो लोग जो सामान खरीदेंगे, जैसे फार्मर ने सैमसंग मोबाइल खरीदा, दैट विल काउंट इन सी फॉर कंजम्पशन। 10 सेकंड, ये साइड दिमाग में उतारो, ये टॉपिक इधर ही खत्म करके जाना है और सीधा फिर प्रीलिम्स की अगली रात देखना है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को एडजस्ट करना है। देखिए हमने नैनो कार प्रोड्यूस किया, टॉम क्रूज ने मान लीजिए खरीदी, तो ये एक्सपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट क्या होता है, जो भारत में पैदा होता है, और पैदा जो भी होता है वो भारत देश का जीडीपी है। सो व्हाटएवर इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया दैट मींस इट वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दैट मींस इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी। तो हाँ, एक्सपोर्ट जो भी किया वो सब भारत देश का जीडीपी है क्योंकि भारत में पैदा हुआ। नाउ रिवर्स इज आल्सो ट्रू कि अगर हमने यूएसए से कोई कार इंपोर्ट की थी तो वो अमेरिका का जीडीपी है ना, वो भारत का जीडीपी तो नहीं है, तो उसे हमने माइनस कर देना चाहिए। आपके पर माइनस भी क्यों करना, इसको इग्नोर ही कर देते ना, इग्नोर नहीं कर सकते, पहले लिखा था इसलिए अब हमें माइनस करना पड़ेगा। आप याद करो, बात ऐसी है। सी फॉर कंजम्पशन जब हम लिख रहे थे तो मैंने आपको बताया कि देसी नैनो कार खरीदी तो उसको भी गिनना है, विदेशी फॉरेन कार इंपोर्ट की तो उसको भी गिन लेना, क्योंकि एनएस ऑफिसर आपके घर पे आएगा, आपको पता नहीं होगा देसी है कि विदेशी है मेरे पास जो सामान।
तो हमने वहाँ पर उसको गिन लिया था जो हमको नहीं गिनना था। सो वी हैव टू नाउ करेक्ट आवर फॉर्मूला। वो कैसे करेंगे कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको हम कहेंगे नेट एक्सपोर्ट शुद्ध रूप से। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी नेट एक्सपोर्ट शुद्ध रूप से कितना एक्सपोर्ट किया उतना गिनना है, इंपोर्ट वाला माइनस करना है, दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। तो नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस एम फॉर इंपोर्ट एक्स माइनस एम। इसलिए फॉर्मूला ऐसी बन जाएगी, सी फॉर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इक्वल जीडीपी। माइनस क्यों किया, जो मैंने आपको आगे बताया मैंने आपको आगे बताया कि व्हेन द एनएस ऑफिसर कम्स टू माय होम आई डू नॉट नो कि मैंने जो शॉपिंग किया वो देसी है कि विदेशी है, इसलिए वो सब कुछ ऐड कर देगा और बाद में वो आरबीआई के ऑफिस में जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा लेगा, उसमें इंपोर्ट वाला नंबर फाइनल में से माइनस कर देगा, तो सब जवाब सेटल हो जाएगा। देयरफॉर वी विल डू इट लाइक दिस। सो कंजम्पशन फार्मूला, एक्सपेंडिचर फार्मूला के अंदर हम ऐसा करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्स माइनस एम, दैट इज द फाइनल स्टेप। और जो झंडा उठाएंगे तो फिर से मैं कि जीडीपी यस यू आर राइट, गुड्स एंड सर्विसेज भारत के अंदर पैदा हुआ, इंपोर्टेड आइटम गिनी नहीं थी पर गलती से गिन ली कंजम्पशन में, क्योंकि एनएसओ जब कस्टमर के घर गया उसको पता नहीं था कस्टमर को, बट व्हाटएवर वाज द मिस्टेक हमने इधर एडजस्ट कर लिया एक्स माइनस एम करके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बस तो ये सब करने के बाद जो फाइनल जवाब आएगा उसे हम कहते हैं जीडीपी। जीडीपी तो जीडीपी कैलकुलेशन यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, फाइनल कंजम्पशन सी प्लस हाई फॉर इन्वेस्टमेंट प्लस जी फॉर गवर्नमेंट परचेज प्लस फॉरेनर्स एक्सपेंडिचर, विदेशियों ने जो भारत में पैसा खर्च किया, या जिसे हम कहें नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट कैसे, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये जब करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। अभी जो 2024 चला तो 2024 का करंट मार्केट प्राइस, हाँ तो में समझो 5 है तो 20 रुपये अपना जीडीपी है, ये वर्तमान बाजार मूल्य पर करंट मार्केट प्राइस पर हमें जीडीपी मिलेगा। तो हमने जो मेथड पढ़ी है एनसीईआरटी में दी गई है कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इक्वल्स जीडीपी, ये एनसीईआरटी में दी गई है। जो रियल लाइफ में एनएसओ वाले कैलकुलेट करेंगे तो स्वाभाविक है वो थोड़ा ज्यादा एडवांस लेवल की वोकेबुलरी यूज करेंगे, शब्द ज्यादा शालीन होंगे, गहराई वाले होंगे, तो वो कहेंगे सी फॉर कंजम्पशन नहीं, इसको कहेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसी। आपके हाई फॉर इन्वेस्टमेंट था इसको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक सीआईएस को, आपके गवर्नमेंट परचेज था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीएफसी है, आपका नेट एक्सपोर्ट था तो हाँ ठीक है चलो तुम्हारी एक बात मानती, इसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। एंड फाइनली दे विल से डिस्क्रिपेंसी, विसंगति, इतना सब डेटा एंट्री करेगा, कुछ गलती हो जाएगी उसको एडजस्ट भी करेगा और फाइनल वो जवाब निकाले तो वो जीडीपी होगा। खैर वो उसमें इतना दिमाग नहीं खर्च करना, कुल मिला के कर वही रहा है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इक्वल जीडीपी। सो दैट इज द फॉर्मूला वी शुड मेमोराइज। ऑफ कोर्स ऐसे स्टेप्स भी होते हैं रियल लाइफ में जो ज्यादा हाई वोकेबुलरी यूज करते हैं तो करते हैं। अब ये जो हमें मिला जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, इससे हमें रियल पिक्चर पता नहीं चलती। मान लो 2011 में ऑनियन का भाव चला 40 रुपीज पर किलोग्राम, और मान लो 2 किलोग्राम पैदा हुआ है। सो व्हाट इज इंडिया जीडीपी, 2 किलो ऑनियन जिसका प्राइस क्या मार्केट प्राइस 40 रुपीज, तो 40 रुपये प्राइस है, 2 किलो पैदा हुआ 80 रुपये का जीडीपी इन द ईयर 2011, दैट इज जीडीपी एट करंट प्राइस। अब उसके बाद मान लो 2022 में पहुंच जाए सीधा, ऑनियन का प्राइस बढ़ जाए 140 रुपीज। वो कैसे बढ़ जाए, तो सप्लाई कम हो गया हो, अल नीनो आया हो, बारिश अच्छा नहीं हुआ हो, बैड मानसून, सप्लाई शॉर्टेज। सो सपोज द प्राइस ऑफ ऑनियन हैज इंक्रीज टू 140 रुपीज और प्रोडक्शन उसका कुछ नहीं हो रहा है, 1 किलो मुश्किल से हो रहा है। सो व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2022, आप कहे तो 1 किलो पैदा हुआ ना तो 1 किलो है और उसका भाव 140 है, तो इंडिया का जीडीपी 140 रुपीज इन द ईयर 2022। यू आर राइट, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस इज करेक्ट कि 140 रुपीज का ऑनियन पैदा हुआ है, बट कैन वी से दैट इंडिया जीडीपी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 80 रुपीज टू 140 रुपीज। इंडिया जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 80 रुपीज टू 140 रुपीज ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने 2 किलो पैदा किया था, अब सिर्फ 1 किलो पैदा किया है। तो जब हम करंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन की असर को हम देख नहीं पाते। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते भारत विश्व गुरु बन गया बिकॉज ऑफ दिस कि 140 रुपीज का जीडीपी है, क्योंकि आपको ये भी तो देखना पड़ेगा भाई महंगाई के हिसाब से प्रोडक्शन एडजस्ट करो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है कि नहीं। तो ये हम कैसे करें, सिंपल है, हमें कोई एक बेंचमार्क लेना पड़ेगा कि ये साल हमारा बेंचमार्क है, अभी उसे बेंचमार्क का बेस ईयर है वो हमारा 2011। तो 2011 में जो भी प्राइस चले थे उसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस या कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो 2011 में प्राइस क्या चला था ऑनियन का 40 रुपीज। अब आपके 2022 के अंदर 1 किलो पैदा हुआ, करेक्ट, बट व्हाट इज इट्स जीडीपी। तो हम क्या करेंगे, प्राइस एडजस्ट करेंगे कि 1 किलोग्राम पैदा हुआ इन 2022, उसका करंट मार्केट प्राइस 140 है, उसे हम नहीं देखेंगे, हम बेस ईयर 2011 में क्या भाव था 40 रुपए था, बस तो उसे देखेंगे। तो उस भाव पे आप एडजस्ट करो प्रोडक्शन को। तो पहले जीडीपी क्या था 40 रुपए के 1 केजी 2 केजी मतलब 80 रुपीज का जीडीपी था। अब हम 2022 में 40 रुपए के हिसाब से तो 1 किलो पैदा हुआ, तो कितना है 40 रुपीज जीडीपी, यानी कि अपना जीडीपी आधा हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ नहीं, 2 की जगह 1 किलोग्राम ही पैदा हुआ। तो इस तरह से जीडीपी को जब हम एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन के साथ कि बेस ईयर का प्राइस क्या था, उस हिसाब से करंट प्रोडक्शन जो वॉल्यूम या क्वांटिटी में है उसको आप एडजस्ट कर लो, तो हमें जीडीपी मिलता है एट कांस्टेंट प्राइस या कांस्टेंट मार्केट प्राइस, दैट इज द करेक्ट जीडीपी। क्योंकि ये आप बात करेंगे तो वो सेंसिबल है कि 2011 से लेकर अब तक जितनी सरकार है हर साल का एडजस्ट करके बोलो तो कौन सी सरकार में अच्छा ग्रोथ था कब नहीं था, वी कैन मॉनिटर दैट। तो यानी सी फॉर कंजम्पशन प्लस आई फॉर इन्वेस्टमेंट प्लस जी फॉर गवर्नमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके जो भी हमको जीडीपी मिले वो है करंट मार्केट प्राइस, जो कि 2024 का मार्केट प्राइस पे मिला। अब ये जो जीडीपी करंट मार्केट प्राइस है उसे हमने वी हैव टू एडजस्ट विद इन्फ्लेशन। तो कैसे करेंगे कि बेस ईयर पकड़ो, अभी 2011 है आपके, उसमें क्या जादू है 2011 में, वो यूनाइटेड नेशन की जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उस हिसाब से अभी अपना वो बेस ईयर है 2011। सो एडजस्ट द इन्फ्लेशन अकॉर्डिंगली, तो फिर आपको जो भाव मिलता है दैट इज जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, और वो भारत देश का असली जीडीपी है जिसको हम कहें रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी। नाउ सेम थिंग इज गिवन इन योर हैंडआउट, एक माइंड मैप है सीआईजी एक्सएम करके सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करके हमको मिला जीडीपी करंट मार्केट प्राइस, लेकिन इधर इसको मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया, क्योंकि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना था, जब कर दिया तो मजा आ गया, बस उसी को काम नहीं, रियल जीडीपी है, जीडीपी कांस्टेंट मार्केट प्राइस है। सो नथिंग, एनसीईआरटी में पैराग्राफ भर की कहानियां लिखी हैं, उसमें कोई समझ नहीं सकता, जितना समझाओ भी कंफ्यूज हो जाए, बट दिस इज द जिस्ट ऑफ इट। अब ठीक है सीआईजी एक्सएम फॉर्मूला थी। अब ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट समझते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। देखिए ग्रोथ रेट होता है ईयर ऑन ईयर, पिछले साल के मुकाबले कितना ज्यादा पैदा किया। 2018 में 140 लाख करोड़ रुपए का पैदा किया माल सामान, 2019 145 लाख करोड़ का पैदा किया, तो इधर से इधर कितना बढ़ा, दिस इज 4.2% ग्रोथ। वो सिंपल प्रॉफिट जैसा ही आप निकालते हैं कि बेस में 140 और नया 145 माइनस 140 टाइम्स 100% में जाते हैं, तो 5 डिवाइड बाय 140 जा बाय 4.2। सो दैट इज जीडीपी ग्रोथ रेट। साल दर साल उसको कैलकुलेट करना है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, हाउ मच मोर प्रोडक्शन हैज हैपेंड। अब ऐसा जब हम प्लॉट करना चालू करें तो 2016 में करीब 8%, फिर 7%, फिर 6, फिर 4, फिर कोरोना में स्वाभाविक नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि अगर 2019 में मान लो 100 किलो पैदा हुआ है तो 2020 में हो सकता है कि सिर्फ 93 किलो ही पैदा हो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो ग्रोथ रेट नेगेटिव में जाएगा फिर, सो इट विल बी नेगेटिव। फिर दूसरे साल 9%, फिर 7, 6 के आसपास चलते रहेगा। तो ये जो शेप बना इधर कोरोना में, उसके बाद जो ऊपर गए से क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड वी शेप रिकवरी।
वी शेप रिकवरी, इसके बारे में और भी हम पढ़ेंगे एक दो ब्रेक के बाद। तो हमने जीडीपी समझना था। जीडीपी के अंदर हमने एक मेथड कंप्लीट की एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर क्या था सीआईजीएक्सएम। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पहले इतनी फॉर्मूला दिमाग में उतारो, इसको लिखो, उसके बाद बाकी के भी हम फॉर्मूला एक एक करके समझते हैं। अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। वन मोर मिनट। टेन मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले दो टिंग लाइन कैसे मैकेनिज्म देख सकते हैं, सुन सकते हैं, नोट करें। नेहा, मनोज, सूफी, देव, जसनूर, गौतम, शिवम, पूजा, ऋतिक, अनंत, तेजस, मुशर्रफ, मूव फॉरवर्ड। रात को मुझे कोई 2 बजे उठा के भी पूछे तो मुझे याद रहता है कि भाई जीडीपी की एक फॉर्मूला है सीआईजीएक्सएम, और कोई फॉर्मूला एक्सपेंडिचर की तो ये फॉर्मूला है। नाउ लेट अस लर्न द सेकंड मेथड, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में ग्रीन ट्रैक्टर को हम समझते हैं। सो जीडीपी कैलकुलेशन मेथड नंबर 2, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जीवीए मेथड, या इसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। मान लीजिए पहले ये जमीन के अंदर आयरन ओर थी, लोह अयस्क, तो ये तो प्रकृति ने पैदा किया ना, इंसान ने पैदा नहीं किया, तो ये तो ऐसे ही पड़ा है। तो हाउ मच इज द प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन हियर? जीरो। फिर कोई उसकी खुदाई करे, उसमें से आयरन और निकाले, इसका स्मेल्टिंग करे, रिफाइनिंग करे और स्टील बनाए 1 लाख रुपीस का। तो भारत में पैदा हुआ 1 लाख का स्टील है, तो उनका 1 लाख का जीडीपी है। लेकिन थोड़ा और आगे उसके ऊपर वो वैल्यू एडिशन करे, किसमें और वो सब इंजीनियरिंग का दिमाग इस्तेमाल करके इंजन बना दे जो कि 5 लाख रुपए का है। फिर उसमें थोड़ा वो और एड वैल्यू एडिशन करे कि आसपास वो सब रबर टायर ग्लास ये सब लगाकर एक ट्रैक्टर बना दे जिसका वैल्यू हो 10 लाख रुपीस। तो यहाँ पर आप समझो कि फाइनल गुड क्या है, ट्रैक्टर विच इज वर्थ 10 लाख रुपीस, और बीच में जो है वो सब इंटरमीडिएट गुड्स है, और है ये मिनरल और येलो है, इसका जो स्टील है, इंजन है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस केस में व्हाट इज द जीडीपी? आपका जीडीपी होगा, देखो वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया जीडीपी, तब देखो 0 प्लस 1 लाख का स्टील प्लस 5 लाख का इंजन प्लस 10 लाख का ट्रैक्टर, तो 16 लाख जीडीपी है। नहीं भाई, 16 लाख जीडीपी नहीं है, क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन हमने क्या समझी? जीडीपी मींस फाइनल गुड्स। लेट मी गो बैक। जीडीपी की जो डेफिनेशन याद करो आप, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो अगर फाइनल ट्रैक्टर बन चुका है तो हमने फिर जो बीच का सामान है उसको काउंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर बन चुका है। सो देयरफॉर वी शुड नॉट से दैट द जीडीपी वैल्यू इज 16 लाख रुपीस इन दिस केस, बिकॉज ये इसमें चला गया, इसमें चला गया, ये सब फाइनली इस ट्रैक्टर में चला गया। आपके तो कैसे जवाब को निकाले? सिंपल है, जितना प्रोडक्शन हुआ उसको पहले आप ऐड कर दो। 0 प्लस स्टील 1 लाख का प्लस इंजन 5 लाख का प्लस ट्रैक्टर 10 लाख का, तो टोटल सेल इज कितना? 60 लाख। लेकिन इसमें से आप जो इंटरमीडिएट गुड्स थे, मतलब ये जो सॉइल या आयरन था, स्टील था, इंजन था, इसका कितना वैल्यू? 0 प्लस 1 लाख का स्टील है प्लस 5 लाख का इंजन है, तो मतलब 6 लाख रुपए का सब इंटरमीडिएट गुड्स है। इसको माइनस कर दे, क्योंकि ये तो फाइनल के अंदर अल्टीमेटली अब्सॉर्ब हो गया ना, और जीडीपी कहते हैं फाइनल चीज की आप बात करो। हाँ, तो जीडीपी इस केस में क्या होगा? टोटल सेल 16 माइनस जो इंटरमीडिएट है 6, उसको माइनस करो तो जा बाय 10, विच इज बेसिकली द प्राइस ऑफ दिस ट्रैक्टर। तो ये 10 लाख है, उसे हम कहेंगे जीडीपी, अभी नहीं कहेंगे, इसको कहा जाता है जीवीए। वो जीवीए क्यों कहते हैं अभी आगे हम समझेंगे, पर अभी के लिए समझो कि हम कर क्या रहे हैं। टोटल जितना पैदा हुआ 16 लाख, उसमें से जो इंटरमीडिएट सामान था उसको माइनस कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ फाइनल सामान की वैल्यू निकालनी थी, तो निकाला तो जा बाय 10 लाख, दैट इज उसमें से जीडीपी निकालेंगे। अभी उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए कहा जाता है। वो क्या अभी आगे स्लाइड में समझेंगे, पहले सिर्फ इतना आर्गुमेंट समझो कि टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स करते हैं तो जीवीए निकलता है। आई गिव यू 15 सेकंड्स फॉर दिस।
इसको फाइंड करने का एक और तरीका है, वो ऐसा कि आप हर एक स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है उतना ही गिनो तो भी आपको जीडीपी की तरफ ले जाएगा। वो ऐसी बात है कि जो ये सॉइल था 0 रुपये का, उसमें से स्टील बना, मतलब वैल्यू एडिशन कितना हुआ 1 लाख रुपये का, जो भी लेबर ने मजदूरी की होगी, इंजीनियर ने दिमाग लगाया होगा, केमिकल इंजीनियर ने सब प्रोसेस की होगी। सो 0 to 1 मतलब 1 लाख रुपये का वैल्यू एडिशन है। फिर किसी ने ये स्टील खरीदा 1 लाख रुपये में, उसमें और इंजीनियरिंग दिमाग लगा के 5 लाख का इंजन बनाया, मतलब इधर से इधर वैल्यू एडिशन कितना हुआ, वो नए इंजीनियर ने जो दिमाग लगाया वो 4 लाख रुपये का उसका वैल्यू एडिशन है। फिर तीसरा कोई आया ऑटोमोबाइल इंजीनियर, उसने ये 5 लाख के इंजन के आसपास जो प्लास्टिक और कांच और सब ऐड करके 10 लाख का ट्रैक्टर बनाया, तो 5 to 10 मतलब उसके स्टेज पे वैल्यू एडिशन कितना है 5 लाख रुपये का, उस लास्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने अपना दिमाग श्रम और सब मेहनत लगा के तैयार किया। तो हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ है उसको आप ऐड करोगे तो भी वो आप जीडीपी की तरफ ले जा सकते हैं। हाँ तो सिंपल, हर एक स्टेज का वैल्यू एडिशन काउंट करो कितना 1 लाख, फिर इंजन बना तब 4 लाख, फाइनल ट्रैक्टर बना तो 5, 1 + 4 + 5 कितना आएगा 10। तब नीचे से भी गए तो भी 10 आया, ऊपर से भी आया तो भी 10 ही आया। ऊपर से हमने क्या समझा भाई कि 0 + 1 + 5 + 10 बोल के हमने टोटल से निकाला था 16, फिर हमने कहा जो इंटरमीडिएट गुड्स थे उसका 6 माइनस करो तो भी जवाब 10 आया, और इधर आपने वैल्यू एडिशन करके निकाला तो भी जवाब तो 10 ही आया ना। तो 10 है वो प्रोडक्शन हुआ है। हालांकि उसको भी हम जीडीपी नहीं बोले, उसको हम कह रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। ऐसा क्यों बोले अभी आगे स्लाइड में समझेंगे, लेकिन पहले इतना आर्गुमेंट समझो कि वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है। अगेन आई गिव यू 15 सेकंड्स, फिर फाइनल हम जीडीपी निकालते हैं। नाउ सी, इधर हम लोग बोल रहे हैं जीवीए बेसिक प्राइस, जीवीए बेसिक प्राइस। ये क्या बोलना चाहता है, अदानी ने मान लो एक गैस सिलेंडर बनाया जिसका प्राइस है 600 रुपये, तो इसे हम कहेंगे बेसिक प्राइस। फिर सरकार इस पे जीएसटी लगाए मान लो 100 रुपये, लेकिन फिर सरकार के देखो ये एलपीजी सिलेंडर इट इज गुड फॉर एनवायरमेंट, लकड़ी नहीं जलाए लोग, इसलिए गरीब लोग इसको खरीदने जाए। हम एक स्कीम है, स्कीम का नाम है पहल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, उसमें हम जनता को 200 रुपये सब्सिडी देंगे ये सिलेंडर खरीदने के लिए। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसको ये सिलेंडर कितने में पड़ा, हाउ मच मनी डिड द कस्टमर पे, 600 आप कहने भाई उसमें 100 रुपये का टैक्स ऐड बना, लेकिन बाद में सब्सिडी उसको कैशबैक मिल गया कस्टमर को, तो फाइनल मार्केट प्राइस क्या हुआ 500 रुपीज। 500 रुपीज इज द फाइनल मार्केट प्राइस ऑफ दिस सिलेंडर। इसलिए अब तक जो हम गिन रहे थे ये ट्रैक्टर ट्रैक्टर बोल के, वो हमने क्या गिना था ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। उसमें आप टैक्सेस ऐड करोगे, सब्सिडी माइनस करोगे तो फिर आपको मिलेगा जीडीपी। इसलिए दो शब्द अलग हैं, वो वैल्यू एडेड हमने क्यों बोला और फाइनल चीज आएगी उसको जीडीपी क्यों बोलेंगे। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स, पहले ये बात दिमाग में उतारो, फिर इसकी फॉर्मूला आगे और थोड़ी कॉम्प्लिकेट होगी। सो दिस इज जीवीए एंड दिस इज जीडीपी। नाउ मान लो कोई ऐसी इकोनॉमी है कि जहां पर सिर्फ एलपीजी सिलेंडर बनते हैं, सिर्फ एलपीजी सिलेंडर बनते हैं, तो वहां पर प्रोसेस क्या होगी, आयन और उसमें वैल्यू एडिशन किया तो स्टील, स्टील में वैल्यू एडिशन किया तो सिलेंडर, उसमें गैस बढ़ाता है एलपीजी सिलेंडर। और ऐसा करके मान लो ट्रैक्टर की तरह उसका प्रोसेस बनाते और मान लीजिए 600 रुपये जवाब आता, तो उसे हम क्या कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। अब आप समझो कि पेट्रोल डीजल ये सब पे जीएसटी नहीं लगता, उस पर एक्साइज और वैट लगता है, पर जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वो अलग चीज है, दैट इज नॉट नेचुरल गैस अलग और एलपीजी वाला मेटल अलग, तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर बात ऐसी होगी कि उसके मैन्युफैक्चरिंग और सेल पे जो भी जीएसटी लगेगा करीब 100 रुपये का। लेकिन मैंने आपको बताया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एक सब्सिडी देगी कस्टमर को, -200 रुपीज का कैशबैक हो जाएगा। तो इसलिए फाइनल जीडीपी आएगा करंट मार्केट प्राइस पे 500 रुपीज, क्योंकि जीडीपी क्या था, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, इसलिए हमने टैक्स और सब्सिडी को यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ा। तो बात वही है जो पिछली स्लाइड में, लेकिन यहाँ पर मैंने और आपको रिफाइन करके बताई। अब ये तो एक सिलेंडर का मैंने आपको बताया, ऐसा हर एक सेक्टर के अंदर हो रहा होगा। तो क्या हर एक की वैल्यू चेन बनाना शुरू करेंगे, ये स्टील का सरिया इसमें ये डाला और ये फर्नीचर है इस पे ये गद्दा डाला है ये टेबल है, तब लंबे हो जाओगे, थक जाओगे। इसलिए सरकार क्या करेगी कि सारे जो सेक्टर हैं एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, या उसको और रिफाइन करके बोले प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर, उन सबका जीवीए निकाल लो, सबका जीवीए निकाल लो। जैसे ट्रैक्टर का हमने 10 निकाला, फिर सरकार जो भी टैक्सेस लगा रही है उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कस्टम वगैरह जो भी लग रहा है उसको सब ऐड कर दो, और जितनी सब्सिडी सरकार दे रही है ऐसे परचेस के ऊपर उसको सब माइनस कर दो। तो क्या करेंगे हम, जीवी ऑफ इंडिविजुअल सेक्टर उन सबका प्लस 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 करो, एग्रीकल्चर प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस, तो क्या होगा सिग्मा एग्रीकल्चर प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस, ये सब आप करो, मतलब सिग्मा जीवीए सम ऑफ ऑल द सेक्टर्स, जिसका जितना ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ उस पे ये जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे, और सामने कस्टमर को जो सब्सिडी मिला उसका शॉपिंग करने के दौरान उसको माइनस करो। तो ये जो टैक्सेस माइनस सब्सिडी है उसको हम नेट टैक्सेस भी कहते हैं, शुद्ध टैक्सेस, वैसा कि टैक्स माइनस सब्सिडी करो। तो फिर जो फाइनल नंबर आए उसे हम कहेंगे जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, वर्तमान बाजार मूल्य पे। लेकिन ये वर्तमान बाजार मूल्य हमारे 2022 में 140 हो, दैट इज नॉट द करेक्ट नंबर, क्योंकि इन्फ्लेशन से एडजस्ट भी करना है। हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आप उसको 2011 बेस ईयर के इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो तो 140 जवाब था, हो जाएगा 140 में से 40, तो बन गया जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। बस तो खेल खत्म। ये जो सेकंड मेथड है उसके अंदर ऐसे सब खिचड़ी की जाती है, बट वी हैव डिमिस्टिफाइड इट कि सारे हमने आयन और स्टील बना, स्टील से इंजन ट्रैक्टर, तो ऐसा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड हर एक सेक्टर का आप निकालोगे उन सबका सम करोगे, सिग्मा एग्रीकल्चर प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस वगैरह, उसमें जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे आप ऐड करोगे, और कस्टमर को शॉपिंग पे जो सब्सिडी मिली उसको माइनस करोगे, तो आपको मिला जीडीपी करंट मार्केट प्राइस, इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया तो कांस्टेंट मार्केट प्राइस। आई गिव यू 20 सेकंड, ये बात दिमाग में उतारो। ये सब भी आपके हैंड आउट में दिया माइंड मैप की मदद से कि सॉइल में से स्टील में से इंजन में से ट्रैक्टर, तो ये जो वैल्यू एडिशन है 10 लाख का, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे तो मजा नहीं आएगा, तो एडजस्ट करो, हो गया काम। ये सब ग्राफिक्स इसलिए मैंने बनाया और माइंड मैप में दिए हैं। आई विश ऑल द बेस्ट, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाए, नहीं हो तो 2 साल बाद वापस आप दे रहे हैं तब तो ये वीडियो एक्सेस नहीं होगा, स्टिल यू कैन सी द एंड आउट और आपको पूरी कहानी याद आ जाए। सो एवरी एग्जांपल इज केयरफुली पिक्ड कि इधर ग्रीन ट्रैक्टर क्यों है, इसलिए कि आपको याद रहे वो ग्रीन ट्रैक्टर है, तो ये मेथड अलग है। पिछले में येलो नैनो कार क्यों थी, आपको याद रहे वो बात थी क्योंकि वो येलो कार थी और सामने जो रेड वाली कार थी। तो एग्जांपल्स आर केयरफुली पिक्ड, आप यूजुअली पाएंगे हर एक जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होते हैं उसमें कोई खास हीरो हीरोइन या कुछ अलग उसमें फोटोग्राफ होते हैं। सो इट इज फॉर दैट। नाउ दिस ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से हमने जीडीपी निकाला। अब देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड के अंदर अब मुकेश अंबानी को पूछो क्या चल रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, तो क्या बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जीएसटी उनको अपने पॉकेट से नहीं भरना है, क्योंकि आप जानते हैं उनको तो सब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, वो कैसे काम करता है पिलर 2 याद करो। तो मुकेश अंबानी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, भाई इतना प्रोडक्शन किया
सो ही विल फोकस ऑन ग्रॉस वैल्यू एडेड, ही विल नॉट केयर फॉर व्हाट आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, क्योंकि वो तो उसको सब कस्टमर को भुगतना है। कस्टमर का पूछो आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, तो कहेगा भाई चीज़ों का भाव बहुत बढ़ रहा है XYZ। सो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर कहेगा हाँ भाई जीएसटी कितना लगता है, सब्सिडी कितनी लगती है, वो सब गिनने बैठेगा, सोचने बैठेगा। सो व्हेन फॉर एग्जांपल कंसीडर केस ऑफ आईफोन दैट इज मेड इन इंडिया, तो भारत देश का जीडीपी है। अब मुकेश अंबानी को पूछोगे तो उसे बहुत दरकार नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं खरीद के इसका कुछ आगे करना है, मुझे तो जीएसटी सब माफ है। कस्टमर को पूछोगे तो वो सोचेगा अच्छा जीएसटी इतना लगता है, अच्छा इस पे कोई सब्सिडी मिलेगी कि नहीं। सो अकॉर्डिंगली कस्टमर विल टेक डिसीजन, मुझे लोन लेना है कि नहीं, क्योंकि फाइनल प्राइस को देख के डिसाइड करेगा ना कि भाई लेने लायक है कि नहीं चीज। तो आरबीआई को काम क्या सौंपा है, 2 to 6% में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। तो आरबीआई ने कौन सा नंबर देखना चाहिए, जीवीए नहीं देखना चाहिए, उसने जीडीपी देखना चाहिए, क्योंकि जीडीपी एक ऐसा नंबर है कि जिसमें टैक्स और सब्सिडी की इफेक्ट एम्बेड की जाती है। टैक्स को ऐड करते हैं, सब्सिडी को माइनस करते हैं, तो कस्टमर के दिल में क्या चल रहा है वो हमें पता चलता है। एंड देयरफॉर आरबीआई जब उसे इन्फ्लेशन मॉनिटर करना है, कस्टमर के लिए लोन इंटरेस्ट कितना होना चाहिए वो सब मॉनिटर करना, कस्टमर की डिमांड क्या रहेगी वो मॉनिटर करनी है, तो वो फोकस करेगा जीडीपी में क्या चल रहा है। तो इसलिए आरबीआई ने एक बार कहा प्रेस रिलीज में कि देखिए हम अपना जो भी डेटा एनालिसिस करते हैं उसमें भी फोकस मोर ऑन जीडीपी एंड नॉट सो मच ऑन जीवीए, क्योंकि जीडीपी हमें सारी कस्टमर की फिलॉसफी और बिहेवियर प्रेडिक्ट करने में मदद करता है टैक्स और सब्सिडी को एम्बेड करके। क्योंकि आप समझो महंगाई है, महंगाई को 2 to 6% में कंट्रोल करना है, पर महंगाई इज व्हाट, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सप्लाई डिमांड इश्यूज एंड अल्टीमेटली दैट इज अ रिफ्लेक्शन की डिमांड क्या चल रही है। तो वो कहां से पता चले भाई कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है, उस पे क्या टैक्स और सब्सिडी लगता है, कस्टमर को मजा आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए आरबीआई जो अपना सब डिमांड फोरकास्ट, इन्फ्लेशन फोरकास्ट, अकॉर्डिंगली मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेगा, दे विल फोकस ऑन द नंबर्स ऑफ जीडीपी, दे विल नॉट सो मच फोकस ऑन द नंबर्स ऑफ जीवीए। हमने समझा कि सेक्टर्स क्या है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, लेकिन एनएसओ वाले जब डेटा एंट्री करेंगे वो थोड़ा डिफाइन करेंगे कि देखो एग्रीकल्चर मतलब बोलो प्राइमरी सेक्टर है, कि प्राइमरी सेक्टर में होगा एग्रीकल्चर जो भी 16, 17, 18%, फिर फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वारिंग, खनन जो है याद रखना है वो भी प्राइमरी सेक्टर है। ये सब करोगे तो अराउंड 20% ऑफ आवर जीवीए कम्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। फिर आएगा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग वो करीब 18% उसमें से पैदा होगा, फिर कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, यूटिलिटी सर्विसेज, आपका ये तो सर्विसेज है, यू आर राइट, पर उसको एनएसओ वाले ऑफिसर जब लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस, तो वैसा नहीं सर्विस सेक्टर मतलब टर्शियरी ना, वो इधर लिखते हैं। तो ये सबको आप करो तो सेकेंडरी सेक्टर है 25%। हालांकि हमें तो मेन फोकस क्या रहता है मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज अराउंड 18%, और हम क्या चाहते हैं इसको बढ़ा के 25 करना है। आपको ये एक्जेक्टली करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये जीवीए है और हमको बात करनी है जीडीपी, तो बीच में टैक्स और सब्सिडी के इफेक्ट्स को देखना पड़ेगा, बट लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट इट सो मच, सफिशिएंट टू से अराउंड 18% ऑफ आवर प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा आएगा सर्विस सेक्टर, तो उसे हम कहेंगे टर्शियरी सेक्टर, उसमें सब कुछ जो भी सर्विसेज, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, बाकी कंस्ट्रक्शन तो इधर आ गया, कोचिंग सर्विसेज, न्यूज़ टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सब आ जाएगा, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्शन उधर से आएगा, सब आएगा, मोर देन 50% उधर से आएगा। सो दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। ज्यादा कौन पैदा करेगा, टर्शियरी सेक्टर दूसरे नंबर पर, सेकेंडरी और तीसरे नंबर पर प्राइमरी। कोरोना में हमने देखा कि नेगेटिव ग्रोथ चला गया जो कि -7%, लेकिन जब हम सेक्टोरल ग्रोथ रेट्स निकाले, एग्रीकल्चर का कितना, मैन्युफैक्चरिंग का कितना, सर्विस का कितना, तो एग्रीकल्चर में आप पाएंगे कि कोरोना 2020 में पॉजिटिव ग्रोथ था, बाकी दुनिया नेगेटिव में, लेकिन एग्रीकल्चर पॉजिटिव था कि 2019 में 90 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ और 2020 में करीब 20 लाख करोड़ का, तो ये करीब 3.6% ग्रोथ था। कुछ लोग कहें 90 से 20 हुआ तो 1% नहीं हुआ, तो भाई सी सेट आपको फेल करना है क्या, वैसा थोड़ी होता है, 19 to 20 हुआ तो 1% ग्रोथ नहीं बोल सकते, वैसा करना है 20 - 90 डिवाइड बाय 19 टाइम्स 100 करके जो है 1/19 करके फिर जो कुछ होगा। एनीवेज वो सी सेट का मामला है। क्या यहाँ पर बात क्या है कि कोरोना में हमने आगे देखा भाई ग्रोथ तो सब नेगेटिव हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर पॉजिटिव है, ये कैसे मुझे चक्कर आ रहा है, तो चक्कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लॉजिक अप्लाई करो ना। कोरोना में हुआ क्या, माइग्रेंट वर्कर्स फैक्ट्री छोड़ के गए गांव में, तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन नेगेटिव में जाएगा, अपन गांव में एग्रीकल्चर ही करेंगे ना, वो तो एग्रीकल्चर का पॉजिटिव में जाएगा। कोरोना के दौरान सब लॉकडाउन जो लगा, तो बाहर ताइवान से जो माइक्रो प्रोसेसर चिप आती है जो भारत की कार्स में लगाई जाती है वो सब रुक जाएगा, तो उनका प्रोडक्शन नेगेटिव में जाए। पर फार्म प्रोडक्ट को तो लॉकडाउन की इतनी असर नहीं थी, आप कहीं बाहर से फर्टिलाइजर मंगाते थे ना, पर वो नहीं आया तो भी ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। हमको श्रीलंका जैसे बेवकूफ थोड़ी है कि सारा फर्टिलाइजर बैन हो गया, सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग था, तो कुछ पैदा घर में भी कुछ तो हम यूरिया या कुछ तो पैदा करते हैं जिससे प्रोडक्शन जारी रहा। सो देयर वाज पॉजिटिव ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर डिस्पाइट कोरोना लॉकडाउन, और उस साल मानसून भी अच्छा आया था, तो फर्टिलाइजर थोड़ा कम भी रहा तो भी पैदावार अच्छी होगी थी। क्या जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, CIGX - M, आंख बंद करके मैंने लिख दिया, मुझे 2 बजे भी आपको याद होता है। अब ये जो येलो नैनो कार वाला एग्जांपल हमने देखा, इससे मान लीजिए जवाब आता है जीडीपी है 144 लाख करोड़ रुपीस। फिर ये जो ट्रैक्टर वाला था प्रोडक्शन या ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल वैल्यू ऑफ सेल कितना 16 लाख का, माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स क्या वो 6 लाख का, सब उसका पूरा स्टील और इंजन था, तो 10 आया, दैट वाज जीवीए। क्या तो समझो कि प्रोडक्शन या ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से आप जीडीपी निकालो, इट इज कमिंग एट 145 लाख करोड़ रुपीस। आपके ऊपर पाइथागोरस तो ऐसा है ना कि उसका हमेशा जवाब सेम ही आएगा, इधर तुम्हारा जवाब अलग क्यों हो रहा है, देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, विसंगति है, व्हाई दिस टू मेथड्स आर नॉट मैचिंग, और ये मेरे दिमाग के आंकड़े नहीं, ये असल एनएसओ के आंकड़े, सो व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी। दो मेथड है और ये रियल डेटा 2019 का, जो जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड था ये CIGXM वाला, उसमें 144 लाख करोड़ का जवाब आया, और जो ट्रैक्टर वाला मेथड हमने सीखा ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, उसमें जवाब 145 लाख करोड़ फॉर 2019। सो बोथ दिस आंसर्स आर नॉट मैचिंग। ये एनएसओ ऑफिसर्स बोल रहे हैं गलती से मिस्टेक हो गया, मिस्टेक कैसे हो गया, क्यों हो गया, आप समझो जो मेथड 1 थी CIGXM, उसमें कंजम्पशन में तकलीफ क्या होगी कि ऑल डेटा विल नॉट बी कैप्चर्ड। बहुत सारा शॉपिंग आपने किया, आपके पास उसका बिल नहीं होगा, रसीद नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा, कुछ शॉपिंग आपने किया, मान लीजिए गोल्ड, पर एनएसओ ऑफिसर आएगा तो उसको थोड़ी बोले मेरे पास इतना सारा सोना मैंने खरीदा है, और वो ज्वेलर को भी पूछने जाएगा वो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने कैश में पैसा लिया होगा, ब्लैक मनी का पैसा होगा, तो के पकड़े जाएंगे। सो देन नोबडी विल रिवील हाउ मच एग्जैक्ट कंजम्पशन हैपेंड। इसलिए समझो तराजू में दो मेथड कम गिने, तो नैनो वाली जो मेथड थी एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें जॉब कम आ रहा है, उसमें जॉब कम आ रहा है, और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड थी उसमें जॉब ज्यादा आ रहा है। इसका कारण क्या है, ये जो 144 लाख करोड़ आया एक्सपेंडिचर मेथड में, बिकॉज ऑल डेटा इज नॉट कैप्चर्ड, क्योंकि जब आप कंजम्पशन मेथड में कंज्यूमर को पूछने जाएंगे तो बहुत सारा ब्लैक मनी वाला शॉपिंग, पैरेलल इकोनॉमी, गोल्ड स्मगलिंग, बहुत सारा वो इम्परफेक्ट चलता है। सो यू विल गेट यूजुअली यू विल गेट अ लोअर नंबर ऑफ जीडीपी। आपका तो ये जो दूसरा मेथड था ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला मेथड, उसमें ज्यादा कैसे आ गया, क्योंकि जो प्रोडक्शन का डेटा है वो कस्टमर को पूछने नहीं जाएंगे, उसके लिए एनएसओ ऑफिसर जाएंगे फैक्ट्रियों में, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ये कंपनी वालों ने अपना खुद का बहुत सारा डेटा, बैलेंस शीट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपलोड करना होता है। फिर ये जो हमने देखा टैक्स और सब्सिडी, तो ये सबसे भी वो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, जीएसटी में कितना पैसा, इसका मतलब इतना तो प्रोडक्शन हुआ होगा तब इतना जीएसटी आएगा। सो मैनी विल क्रॉस वेरीफाई द थिंग्स, और वो फैक्ट्री में जाके तहकीकात करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कितना प्रोडक्शन है। सो यूजुअली दिस विल गेट अ हायर नंबर। तो यानी दोनों नंबर के बीच डिस्क्रिपेंसी कितनी हुई, संगति 1 लाख करोड़ की। तो एनएसओ ऑफिसर्स क्या कहेंगे कि देखो ये जो सेकंड मेथड थी ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ये ज्यादा एक्यूरेट है,
ये ज़्यादा एक्यूरेट है, तो यहाँ पर हमसे गलती नहीं हुई, ये 145 करेक्ट है। तो इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर मेथड है, ये अपनी मेथड में गलती हुई है। गलती कितनी हुई है? 1 लाख करोड़ की गलती हुई है। तो दोनों आंसर को आपने मैच कराना है तो क्या करना है? ये जो बैलेंस है तराजू के साइड पे आपने +1 ऐड कर देना है, देन इट विल बी मैच्ड। बस तो वो रियल लाइफ में ऐसा ही करते हैं कि ये जो कंजम्पशन मेथड है, मैं पहले आपको याद दिलाऊं कि हमने बात क्या करी थी ब्रेक से पहले। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जीडीपी की जो एक्सपेंडिचर मेथड है नैनो कार वाली शुरुआती CIG (X - M), फिर मैंने आपको बताया था एनएसओ वाले थोड़े भारी भारी शब्द यूज करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन PFC CI SGFC नेट एक्सपोर्ट, एंड लास्टली दे विल हैव डिस्क्रिपेंसी, मैंने आपको बताया था। हाँ, तो वो इस कारण से डिस्क्रिपेंसी ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ मिसमैच विद द ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। इसलिए अगर हम उनका डेटा देखें उनकी वेबसाइट पे जाके, तो यही सब उनकी कहानी वो लिखते होंगे कि PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट वगैरह, फिर लास्ट में देखो उन्होंने लिखा है डिस्क्रिपेंसी, और वो ये 1 लाख करोड़ की हमसे गलती हुई जो वो उधर ऐड कर रहे हैं ताकि उनको फाइनल जीडीपी एक्यूरेट मिल जाए। खैर यहाँ पर हमें नंबर्स की चिंता मत करो, फिलोसॉफी समझो कि डिस्क्रिपेंसी क्यों हो जाती है, क्योंकि दो मेथड के जवाब मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो लोग ये जो अपनी एक्सपेंडिचर मेथड है उस साइड पर तराजू में ऐड करते हैं नंबर्स को, दैट इज डिस्क्रिपेंसी। तो डिस्क्रिपेंसी किसमें? एक्सपेंडिचर मेथड में, ऐसी बात है। ये भी आपके एंड आउट में मैंने ग्राफिक्स बनाया है कि CIG मेथड से आया 144, जीवीए मेथड से आया 145। हाँ, तो डिफरेंस कितना इस साइड पे +1 ऐड करना पड़ेगा, दैट इज द डिस्क्रिपेंसी। गलती से मिस्टेक हो गया। देयरफॉर आई हैव यूज्ड द स्पेसिफिक इमेजेस हियर कि ये येलो नैनो कार एक मेथड, ग्रीन ट्रैक्टर दूसरा मेथड, पूरा एक पैटर्न है वो। तो हमने जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड समझ रहे थे, CIG समझ लिया, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन मेथड, ट्रैक्टर समझ लिया। अभी तीसरा मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं ताकि फ्लो में ये तीनों मेथड खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद के टॉपिक आएंगे वो थोड़े अलग जाके। सो इनकम मेथड क्या है? बहुत आसान है कि अगर कुछ पैदा हुआ है तो किसी को तो पैसा मिला होगा। इफ समथिंग इज प्रोड्यूस्ड देन समवन मस्ट हैव अर्न्ड सम मनी। कुछ भी पैदा हुआ तो किसी को कुछ तो पैसा मिला होगा, बस उन सब आप ऐड करो तो आपको जीडीपी मिल जाएगा। आपकी कोई कार पैदा हुई है तो उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा? लेबर ने मजदूरी दी है तो उसको इनकम मिली, डब्ल्यू वेजेस। किसी बैंकर ने उस मारुति कंपनी को लोन दिया होगा तो कैपिटल है, उस पर बैंकर को मिलेगा आई फॉर इंटरेस्ट। तो इसका मतलब क्या? मारुति प्रोड्यूस करने में यूज हुआ है। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, वो क्या करेगा कि मारुति कार में बना रहा हूं, इसमें मेरा इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए फाइनल कार समझो 6 लाख की गाड़ी वो 8 लाख में आपको बेचेगा। तो उसका ये जो प्रॉफिट है या नीचे शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिला, वो सब से क्या प्रूव होता है कि देयर मस्ट बी वन मारुति कार प्रोड्यूस्ड, दैट इज पी फॉर प्रॉफिट। एंड लास्टली ये सब यूज करने के लिए, ये सब प्रोड्यूस करने के लिए बिजनेसमैन ने जो भी लैंड बिल्डिंग यूज किया उसके लिए किसी को रेंट दिया हो मान लो, तो इसका मतलब क्या? वो जो रेंटल इनकम है वो भी जीडीपी है, क्योंकि वो प्रोडक्शन करने के लिए वो जमीन इस्तेमाल हुई थी, और वो गाड़ी जो आप 8 लाख की खरीद रहे हो तो उसमें 1 लाख रुपए का फैक्ट्री का रेंट भी एम्बेडेड होगा। एंड अल्टीमेटली जीडीपी इज व्हाट फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो जीडीपी कैलकुलेशन की थर्ड मेथड, इनकम मेथड, इज वेरी सिंपल। वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट, ये सबको आप ऐड करो, W प्लस I प्लस P प्लस R, दैट इज जीडीपी। तो ये जो मेथड है इनकम मेथड इज वेरी सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, विप्रो में से ओ को हटा दो तो वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट, ये सब आप ऐड करोगे तो वो कहेगा बस यही अपना जीडीपी मत करो, बिकॉज वट एवर इज प्रोड्यूस्ड उसके लिए किसी को इनकम मिली होगी, तो ये सारी इनकम को ऐड करो तो आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा, दैट इज देयर फिलॉसफी। तो यहाँ पर हम क्या करें, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल, लैंड बिल्डिंग, उन सबके खर्चे को या उनकी इनकम को ऐड करते हैं WIPR, और हमको जीडीपी मिलता है एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्यों? क्योंकि ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनका क्या कॉस्ट रहा होगा उस हिसाब से सोच के हमने निकाला। तो ये है इनकम मेथड, दिस इज फ्रॉम NCERT। सो वी फाइंड आउट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बाय एडिंग वेजेस प्लस प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड रेंट। ओके, अब जो एनएसओ वाले आएंगे तो एनएसओ ऑफिसर के थोड़ा बारी बारी एकेडमिक वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो वो ये कहेंगे कि वेजेस नहीं बोलना है, हमें बोलना है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब होगा सैलरी, सपोज 15,000, और सामने बॉस इसके ईपीएफओ अकाउंट में अपने पॉकेट से भी तो कुछ ऐड करेगा ना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। ईपीएफओ एसआईसी क्या था आप याद करो, पिलर बंदी। तो कहेगा ऐसा उसको बोलते हैं, कॉम्पेंसेशन मींस सैलरी प्लस बॉस कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी अकाउंट्स। फिर हमने कहा प्रॉफिट, लेकिन अगर किसान को जो कितना प्रॉफिट हो उसको पता ही नहीं होगा, वो ऐसा बैलेंस शीट थोड़ी मेंटेन करता है किसी ऑडिटर को दिखा के, तो उनको पूछा जाए तो मिक्स्ड इनकम या ऑपरेटिंग सरप्लस ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे। तीसरा, ये जो इंटरेस्ट एंड रेंट ऑन एसेट्स, इस सब की जगह हम थोड़ा और बारी शब्द इस्तेमाल करो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन। हालांकि ये जो ऐसे हैवी वर्ड्स वी डोंट हैव टू रिमेंबर, डोंट वरी, हमें सिंपल याद रखना क्या था, WIPR, वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। हालांकि एनएसओ वाले क्या करेंगे कि ये सब हमने बारी बारी एकेडमिक वर्ड्स जो यूज किए, कंपेंसेशन, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, फिक्स्ड एसेट्स, कंजम्पशन, ये सबको ऐड कर दो, जो मिलेगा वो कहेगा दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या? ग्रॉस वैल्यू एडेड उसको बोलना है। कुछ किताबें कहे वो जीडीपी है, तो हमें कुछ उसका वकील बनने की जरूरत नहीं है, चलो हम इसी को पकड़ के चले जीवीए है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर हमें याद रहे भाई जीवीए है, इसका मतलब टैक्स और सब्सिडी तो ऐड और एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बस वही कहानी वापस करें कि जीवीए फैक्टर कॉस्ट, तो इसके अंदर आप टैक्स ऐड करो, सब्सिडी माइनस करो, तो आपको मिलेगा जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। सपोज 140, आपके नहीं मिलेगा, इन्फ्लेशन होगा, तो 2011 से एडजस्ट करो, जो मिला वो आपका कांस्टेंट मार्केट प्राइस जीडीपी है, जिसे हम रियल जीडीपी भी बोल सकते हैं। तो इनकम मेथड में बहुत लोड नहीं लेना है, मैक्सिमम इतना WIPR याद रखना है और उसमें फिर टैक्स सब्सिडी को एडजस्ट करना हो गया। सो एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन एंड इनकम, 3 मेथड्स वी हैव लर्नड। टेक्स्ट बुक मेथड हमने समझे, रियल लाइफ में क्या होगा वो वर्ड्स थोड़े चेंज कर लेते हैं। अब आखिरी 5 मिनट हम लेते हैं इसके और फिर इसको मैं ब्रेक लेता हूँ। देखिए इनकम मेथड क्या थी, WIPR, वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट, और ऐसा करके जो एनएसओ वाले बोलते हैं कि ठीक है जो है वो है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। फिर हमने कहा ठीक है टैक्स ऐड करो, सब्सिडी माइनस करो, तो अपने को मिला जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे। हमने कहा इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो तो रियल जीडीपी मिला कांस्टेंट मार्केट प्राइस या कांस्टेंट प्राइस 2011 पे। पुरानी मेथड याद करो। ग्रीन ट्रैक्टर, प्रोडक्शन मेथड क्या था, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस मिला, आपके नहीं मार्केट प्राइस जाना, कोई नहीं भाई तो टैक्स ऐड करो, सब्सिडी माइनस करो, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस मिला, इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया, रियल जीडीपी मिला, यानी कांस्टेंट प्राइस पे जो जीडीपी मिला 2011 के हिसाब से। उससे भी आगे जाओ, एक्सपेंडिचर मेथड, वो नैनो कार वाला CIG इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसमें तो सीधा जीडीपी मिल गया, उसमें टैक्स सब्सिडी का कोई झंझट ही नहीं था, क्योंकि उसमें हम कस्टमर को ही पूछते थे ना भाई कितना खर्चा किया, तो वो तो कहेगा जो फाइनल खर्चा किया, दैट मींस टैक्स और सब्सिडी एडजस्ट करके वो तो बोला है कि मुझे ये सिलेंडर इतने में पड़ा था। तो इन दैट मेथड वी डिड नॉट केयर फॉर टैक्स एंड सब्सिडीज। लेकिन जो नंबर आएगा वो इन्फ्लेशन के चलते नंबर बड़ा हो सकता है, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया तो हमें मिला रियल जीडीपी जिसे हम कांस्टेंट प्राइस पे। आई गिव यू 30 सेकंड से बाद दिमाग में उतारो। तो इसमें कुछ मतलब
ज़्यादा कंफ्यूजिंग है नहीं, मैक्सिमम किसी को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करना होता इतना होगा कि भाई ये जीवी फैक्टर कॉस्ट नहीं, इसको कुछ बुक्स वाले जीवी फैक्टर कॉस्ट करे, बट दैट इज नॉट अ बिग डील एक्चुअली, फिलोसॉफी तो यही हुई। बट सम पीपल ने मुझे इसे ओवर कॉम्प्लिकेट करना है। माय क्वेश्चन इज सिंपल, क्यों करना है? एग्जाम हमको पास करनी, मैक्सिमम यूटिलिटी एक फॉर्मूला पूछ ले या उसके कंपोनेंट्स के बारे में कुछ पूछ ले, तो वी हैव लर्न सफिशिएंटली कि हम हैंडल कर सकते हैं, सो डोंट कॉम्प्लिकेट दिस। सेकंडली, ये बात ऐसे भी हम समझते हैं, तीन मेथड है। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड सीआईजीएक्स है, जीडीपी मिला, फैक्टर मेथड उससे भी सब टैक्स सब्सिडी एडजस्ट करके, जीडीपी मिला, इनकम मेथड डब्ल्यूपीआर विप्रो में से वो निकाला, तो फैक्टर कॉस्ट उसमें टैक्स सब्सिडी, मार्केट प्राइस, इन्फ्लेशन, वही तो हमने समझा भी। कुछ लोग का मेरे दिमाग में नहीं उतरा, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला पेन पेपर लेके बैठो और सब जितना चल रहा है कुछ कुछ लिखते रहो तो आपके दिमाग में उतर जाए, कोई दम नहीं है बात में। नाउ मित्रों, ये पानी की बोतल है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू H2O, H2O का ही नाम पानी है। तो जब मैं कहूँ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या मैं कहूँ जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, वो बात एक ही है भाई, जीडीपी एट करंट प्राइस या मैं कहूँ जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, तो एक ही बात है। तो उसमें वकील मत बनो कि ये कांस्टेंट प्राइस और कांस्टेंट मार्केट प्राइस अलग कैसे है भाई, मार्केट प्राइस ही है, जीडीपी की डेफिनेशन में ही लिखा है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस ही है। लेकिन ये एनएस ऑफिसर और ये सब क्या वो बड़े लोगों के, तो वो फिर कांस्टेंट प्राइस, ओके, वो एम्बेडेड है या वो सबको समझ जाना चाहिए कि मार्केट प्राइस, ऐसा वो जो बड़े बुद्धिजीवी होते हैं वो मान के चलते हैं। सो नीड नॉट वरी ओवर दैट। कुछ उसमें भी वकील हो जाते हैं, उनको मेरा ये कहना है कि भाई ये जो सूट्स नाम की वेब सीरीज है, ये मत देखो, अगर देखिए तो फिर उसको अलग रखो, अपना वर्क लाइफ बैलेंस रखो कि वो पर्सनल लाइफ में देखा और मैं जो पढ़ रहा हूं मेरा वर्क है, तो इधर मेरा लाइफ अलग है, तुम इधर आईएएस बनने के वकील बनना पहले नक्की करो, एंड अकॉर्डिंग यू चेंज योर थॉट प्रोसेस। वंस यू चेंज योर थॉट प्रोसेस, तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं जब तैयारी करता था तो मैंने ऑफकोर्स कुछ तो ये सब गलतियां की होगी, बट नाउ आई हैव द क्लैरिटी, पर ये क्लैरिटी मेरे लिए काम की नहीं, बिकॉज़ आई कैन नॉट गिव एग्जाम्स, मेरा सब एज वर्ड से चला गया, बट यू हैव द अपॉर्चुनिटी। तो बाद में रिग्रेट होने से पहले अभी रेस का घोड़ा बनो, दैट इज बेटर। कुछ दम नहीं भाई, ये हैंडआउट के बाहर रेस का घोड़ा बनो, कुछ देखना नहीं, कुछ सोचना नहीं है, ये थियोरेटिकल पोर्शन इज एडिक्वेटली कवर्ड। खैर, तो अब यहाँ पर हम लोग एक ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, उसके बाद आगे की और कंसेप्ट समझने वो समझते हैं, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। Three more minutes. Thirty more seconds. और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी इन द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू वोट करें। जो ये मनोज, डिंपल, कुसुम, ऋतिक, जसनूर, धवल, यश, रुचिना, ददान, जस्ट मूव फॉरवर्ड। तो हमने समझ लिया जीडीपी के 3 कैलकुलेशन मेथड्स। इसके बाद सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बचता है, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। उसके बाद वी आर आउट ऑफ द वुड्स, फिर हम जंगल से बाहर आ गए, फिर जो भी टॉपिक है उसमें कुछ दम नहीं है, एक दो लाइन के टॉपिक। करेक्ट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जीडीपी डिफ्लेटर। बात ऐसी है, 2011 को हम अपना बेस ईयर मानते हैं कि उस जमाने में जो भाव था दैट इज द रियल थिंग। ऐसा इधर क्या सोना चांदी मरा हुआ है कि उसको मानते हैं, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस की जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उस हिसाब से वी हैव एक्सेप्टेड दिस ईयर एज आवर बेस ईयर। तो भविष्य में इसको चेंज भी कर सकते हो यूएन मेथड के हिसाब से, जब सरकार चेंज करेगी तब देखें। सो बेस ईयर इज 2011। मान लो उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार हो और भारत में 3 नैनो कार पैदा हुई हो और हर एक नैनो कार का भाव 1 लाख रुपीस, तो भारत देश का जीडीपी क्या होगा? 1 कार, 2 कार, 3 कार, देयर आर 3 कार्स एंड ईच कार इज वर्थ 1 लाख रुपीस, दैट मींस जीडीपी कितना है? 3 लाख रुपीस। 3 कार 1 लाख, 3 लाख का जीडीपी है। अब फास्ट फॉरवर्ड करके मान लीजिए 2011 से सीधा 2022 पहुंच जाए। फॉर सम रीजन सपोज कार प्रोडक्शन डाउन हो गया है कोरोना उसके बाद, और आजकल जो ऐसे समाचार भी आते हैं कि जो लो लेवल की, एंट्री लेवल की कार्स हैं वो लोग कम खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों की इतनी सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है।
तो जो भी गाड़ियां बिके हो क्या एसयूवी और वो ऐसे जो मालदार पार्टी सेकंड थर्ड कार खरीद रही हो, सो देयर इज स्लो डाउन। ओके, तब क्या होगा, कार प्रोडक्शन कम हो गया होगा। और ये आप जानते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते जो भी माइक्रो प्रोसेसर चिप स्टील ये सब महंगा हो गया। तो कार जो बनेगी सपोज 1.5 लाख की 1.5 लाख की और सिर्फ 2 कार बनी, तो जीडीपी कितना, आपको कोई दिक्कत नहीं, एक कार 150 लाख की, दूसरी 150 लाख की, 2 कार है तो 3 लाख रुपये हो गया ना, 3 लाख हो गया। तो क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2011 में 3 लाख की कार थी और अभी भी 3 लाख की कार है, तो जो जमाना मनमोहन सिंह का था वही जमाना प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, सेम टू सेम थिंग, नथिंग चेंज, एवरीथिंग इज फाइन। नो, दिस टू थिंग्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि पहले 3 कार पैदा हुई थी, अब सिर्फ 2 कार पैदा हुई है। प्रोडक्शन हैज डिक्रीज्ड क्वांटिटेटिवली, जीडीपी जो है उसे हमें रियल पिक्चर मिल नहीं रहा है। सो वी हैव टू एडजस्ट विद इन्फ्लेशन, आप आर्गुमेंट समझते हैं। अब यहाँ से एक नंबर आता है उसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। वो बात क्या है कि 2011 में 3 गाड़ियां पैदा हुई और हमने कहा 3 लाख का प्रोडक्शन है, अभी सिर्फ 2 कार पैदा हुई है, तो हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट कैसे करें? सिंपल है, देखिए प्रेजेंट ईयर मान लो 2011 करंट प्राइस क्या था, 2 कार का 1.5 प्लस 1.5 इक्वल 3। तो ऐसा करके आपने जो जीडीपी निकाला दैट इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, विच इज नॉट रियल जीडीपी, वो सिर्फ नाम का कागज पे लिखने के लिए है। तो दैट इज 3 लाख रुपीस का नॉमिनल जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर हम एडजस्ट उसे करें 2011 के साथ, तो 2011 में कार का प्राइस था 1 लाख, तो इधर भी लिख दो 1 लाख, तो ये गाड़ी 1 लाख की है, दूसरी गाड़ी 1 लाख की है, तो यानी 2 लाख का प्रोडक्शन हुआ, तो उसे हम कहेंगे रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी ऑफ दिस ईयर इज 2000, इट इज 2 लाख रुपीस एंड इट इज एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ 2011। 2011 के जो भाव हैं उस हिसाब से 2022 में जो उत्पादन हुआ है उसका वास्तविक मूल्य या रियल जीडीपी उसका जो है वो 2 लाख रुपए। तो फिर गब्बर सिंह का हाँ ठीक है, नाउ इट इज राइट बिकॉज नाउ वी हैव एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, तो हमें रियल जीडीपी मिला। तो समझो इधर नॉमिनल जीडीपी क्या था, 1.5 प्लस 1.5 इक्वल 3, वो था नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। पर रियल हमको कैसे मिला, जब हमने 2011 के भाव के साथ एडजस्ट किया तो हमको 2 लाख मिला, दैट इज रियल जीडीपी या जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। अब इन दोनों नंबर का जब रेशियो निकालते हैं, जब इन दोनों नंबर का रेशियो निकालते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100, तो जो जाएगा कितना 150, उसको क्या जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी, कि समझो कार जो थी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 1.5 प्लस 1.5 तो 3 लाख की थी, तो दैट इज नॉमिनल जीडीपी 3, बट रियल में वो क्या 2 लाख रुपए का प्रोडक्शन है, रियल में 2 का, तो ये दोनों का रेशियो निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। सो जीडीपी डिफ्लेटर मींस नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, या आपका कि करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय कांस्टेंट मार्केट प्राइस करके जो रेशियो है 100 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज जीडीपी का डिफ्लेटर। आपको अपन जीडीपी डिफ्लेटर क्यों निकालना है, रेशियो दवाई, तो वो तो ऐसे भी व्हाई इन्वेंट दिस न्यू थिंग। जीडीपी डिफ्लेटर का व्हाट इज द पर्पस, ऐसा रेशियो क्यों निकाला जाता है, उससे हमें पता चलता है महंगाई कितनी है। क्योंकि आप समझो ये दोनों का रेशियो निकाल रहे हो, वो क्या है, करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय बेजर के साथ एडजस्ट किया प्राइस, तो आपको रेशियो से क्या पता चले महंगाई कितनी है। तो आप हर साल का जीडीपी डिफ्लेटर निकालो कि कभी 129 हो, नेक्स्ट 135, 138, 146, बस फिर आपने क्या करना है, ईयर ऑन ईयर, साल दर साल ये जीडीपी डिफ्लेटर कितना इंक्रीज हो रहा है। समझो इधर से इधर ये 4% इंक्रीज हुआ, तो वो दिखा क्या रहा है कि महंगाई उतनी बढ़ रही है, इधर से इधर वो 2% इंक्रीज हुआ, महंगाई बढ़ रही है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्यों निकाला जाता है, क्योंकि उसकी मदद से आप महंगाई को नाप सकते हैं, क्रॉस कंट्री कंपैरिजन कर सकते हैं, भारत में इतना डिफ्लेटर है, पाकिस्तान में इतना है, ईयर ऑन ईयर इनका इतना ग्रोथ है, तो इन्फ्लेशन इतना दोनों देश में इतनी तेजी से बढ़ रहा है। सो इट हेल्प्स द रिसर्चर। तो ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर। इसका फायदा क्या है, जीडीपी के नाम पे एवरीथिंग इज काउंटेड, लाइक ब्रेड बटर बिस्किट फ्रूट जैम कार्स टीवी फ्रिज मोबाइल, एवरीथिंग इज काउंटेड, और उन सबके अंदर कितना इन्फ्लेशन है हमको पता चल जाएगा, साल दर साल आप रेशियो और उसके ग्रोथ रेट देखेंगे। हम लोग रविवार और सोमवार को पढ़ेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स अंडर द इन्फ्लेशन टॉपिक, तब वो सीपीआई वगैरह भी सुना था, उससे भी महंगाई नाप सकते हैं, यू राइट, पर उसमें क्या है वो पूरी इकोनॉमी को कैप्चर नहीं करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह में से क्या करेंगे, एक बास्केट लेंगे, उसमें 100-200 चीजों का क्या भाव चला है उतना ऐड करके वो सैंपल निकालेंगे। सो वेरी फ्यू सैंपल आइटम्स आर मॉनिटर्ड, फ्रूट वेजिटेबल सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी खत्म, ये सब चीजों का क्या भाव चला है उतना महंगाई है। तो जो आइटम्स इन द बास्केट वो फिक्स होगा कि ओके ये एक चीज दूसरी चीज और इसका मॉनिटर करो। सो देयरफॉर इट इज नॉट गिविंग अस अ वेरी ट्रू पिक्चर, क्योंकि इकोनॉमी में समझो 1 ट्रिलियन यूनिक आइटम्स हैं, ये तो 150 आइटम का प्राइस मॉनिटर करके बोला कि भाई पूरी इकोनॉमी में सब कुछ इतना महंगा है, व्हिच इज नॉट ट्रू। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि ये ज्यादा चीजों को प्राइस कैप्चर करता है। आप कहते हो सीपीडब्ल्यू बंद कर दो ना, ये यूज करो, पर भाई इसका डेटा काफी डिले से आएगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमी को मॉनिटर करके निकालना है, और आपको हर महीने मॉनिटर करना है, तो फिर तो आपको ये करने में 1000 चीजें हैं, उसमें से 10 सैंपल लेके हर महीने मॉनिटर करो, दैट इज मोर प्रैक्टिकल, इसलिए हम सीपीडब्ल्यू जैसे इंडिकेटर यूज करते हैं। इसके बारे में मैंने कंपैरिजन लिखा इधर, पर इट विल मेक मोर सेंस टू यू जब हम रविवार और सोमवार को इन्फ्लेशन वाला हैंडआउट कंप्लीट करेंगे। तो ये दिया इधर पे है, हैंडआउट में पर लोड नहीं लेना है, वो तब आपको पता है। ये क्रिस्टोफर नोलन जैसा है, वो मूवी खत्म करने के बाद दोबारा देखनी पड़ेगी, देन इट विल मेक सेंस टू यू, क्योंकि कुछ एमसीक्यू में वो पूछते हैं कंपेयर करो जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में क्या फर्क है या क्या सेम है या कौन सा एक्यूरेट है। इट विल मेक मोर सेंस जब सोमवार तक हम ये पूरी चीज खत्म करेंगे। नाउ ये जो जीडीपी के नंबर्स हैं उसमें साल दर साल आप ग्रोथ रेट नापते हैं, उसको हम कहते हैं जीडीपी का ग्रोथ रेट। ओके दैट इज ओके। तो हमें साल दर साल का पता होना चाहिए कि रियल जीडीपी सपोज 100 था, नेक्स्ट रियल जीडीपी 108 थे, तो 8% ग्रोथ रेट है। सो एनुअल ग्रोथ रेट वी शुड मॉनिटर कंपेयर टू लास्ट ईयर। इकोनॉमिक सर्वे भी इसकी बात करता है, इस पे फोकस करता है। लेकिन जो एनएस ऑफिसर्स हैं उनको सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलती है तो मंत्री जी कहेंगे तुम तो रोज महीने का डेटा निकालो, 3-3 महीने का डेटा निकालो, तो वो कैसे क्वार्टरली ग्रोथ रेट निकालेंगे कि मान लो 2019 है, उसका फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल टू जून, फिर 2020 है, उसका फर्स्ट क्वार्टर होगा अप्रैल टू जून, तो मान लो इधर 100 रुपए का पैदावार, इधर 90 का है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो फिर देखो ये -10% क्वार्टरली ग्रोथ रेट है, तिमाही के आंकड़े। बट इफ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कोई तिमाही के आंकड़े क्वार्टरली का नहीं पूछ रहा है, तो कितनी भी छाती पीटी जाए उसका लोड नहीं लेना है। पर आप लॉजिक से सोचना बैठो, 2020 का अप्रैल टू जून क्या था, हाहाकार था। क्यों था? क्योंकि भाई लॉकडाउन ही लॉकडाउन था, स्वाभाविक है उधर तो प्रोडक्शन कम ही हुआ होगा। तो मान लो इधर अगर 2019 के अप्रैल टू जून में प्रोडक्शन था 100, तो कोरोना लॉकडाउन और पूरा हाहाकार है, एकदम शुरुआती चरण है ये अप्रैल टू जून 2020, तो इधर तो हो गया मान लो कि 74 ही होगा प्रोडक्शन, तो इधर से इधर कितना गया 26%। सो क्वार्टरली ग्रोथ रेट कुड फॉल ड्रामेटिकली, क्योंकि 3-3 महीने का डेटा, तो इट हैपेंस फॉर मेनी रीजंस। अब उस पे जीडीपी ग्रोथ रेट फेल बाय 23%, 24% आग लग चुकी है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच थिंग्स। पूरे साल का डेटा इकोनॉमिक सर्वे देगा, वो हम फरवरी में फ्री में पढ़ लेंगे, 25 सीरीज, तब एक ही नंबर याद रखना है, हर साल का एक नंबर याद रखना है, अभी इसमें लोड नहीं लेना है, बिकॉज देयर इज नो ट्रेंड ऑफ यूपीएससी आस्किंग क्वार्टरली ट्रेंड एनालिसिस। धीरज रखिए, एग्जाम कल सुबह नहीं है। ये जो हैंडआउट है इसका पेज नंबर पहले कुछ था 790 के आसपास चलता था, अभी ये है 777। इसका मतलब बहुत सारे पेजेस मैंने डिलीट किए होंगे। क्यों डिलीट किया? क्योंकि वो आउटडेटेड, बैक सीरीज कंट्रोवर्सी डिलीट किया, 2015 के रिफॉर्म्स वो दिए हैं, पर उसका लोड नहीं लेना है। देखिए मैं आपको बताऊं मामला क्या है, पहले आप ये पीवाई को देखो, 30 सेकंड्स, ये मेंस का क्वेश्चन है।
देखिए, एक होती है कल्पना, इमेजिनेशन, फिर दूसरा होता है सपना, ड्रीम, तीसरा होता है प्रीमोनिशन या समथिंग व्हिच मींस कि मतलब ये होने वाला है आपको पहले से दिख जाए। तो ऐसा आपने को दिख नहीं सकता था बिकॉज़ 2015 में इन्होंने कैलकुलेशन में थोड़े बहुत टेक्निकल रिफॉर्म्स लिए थे। फार्मूला तो वही है सीआईजी एक्सएम वगैरह, बट सम टेक्निकल रिफॉर्म्स वर मेड इन इट कि कैसे डेटा कलेक्ट करना वगैरह। अब उसने 2015 में नहीं पूछा, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में नहीं पूछा, 2022 में पूछा, तब तक भाई कौन याद रखेगा? ऑफ कोर्स 2015 में मुझे पता था, मैंने कुछ जगह पढ़ा भी था, पर वो सब तो मैंने डिलीट ही कर दिया अल्टीमेटली व्हेन वी कम टू 2022 की एग्जाम, मतलब बाकी ये जो परीक्षा थी मेंस पेपर थी 2021 का था, लेकिन हुआ वो 2022 में था, क्योंकि जो भी उसका कुछ कोरोना के चलते डिले कुछ तो था। एनीवेज तो ये प्रश्न का हम जवाब दे बनाने नहीं बैठेंगे, क्योंकि इसका जवाब बनाने का कोई सेंस है नहीं। वी कुड नॉट हैव एंटिसिपेटेड दे वुड आस्क 2015 का रिफॉर्म इन 2021 और 22। हालांकि मैंने पूछा तो उन्होंने पूछा तो मैंने पढ़ा दिया है, वो आप प्री क्लासेस में देखना देख सकते हैं, बट डोंट वेस्ट टाइम। उसके जो रिफॉर्म्स लिए थे वो आपके दिल की तसल्ली के लिए मैंने हैंडआउट में दिए भी हैं, बट डोंट लूज स्लीप ओवर दैट। टेक्निकल रिफॉर्म्स थे, बहुत काम के नहीं थे। 2015 में क्या टेक्निकल रिफॉर्म्स लिए? जीडीपी का बेस ईयर क्या है अभी 2011 कि उसके हिसाब से हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। भारत सरकार क्या प्रपोज कर रही है कि बेस ईयर चेंज करके 2017-18 कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि समझो 2016 में क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन, और उसके बाद मेरी राय भी शायद अभी आता 17 के अंदर जीएसटी आएगा जून जुलाई के अंदर कुछ, तो उसके बाद सरकार का कहना देखो इकोनॉमी पूरी चेंज हो चुकी है, तो पुराने के साथ कंपेयर करेंगे वो मजा नहीं आएगा कि बेहतर होगा हम कोई नया बेजर चुनते हैं। सो लेट अस टेक दिस एज अ बेजर। ये अभी हमने किया नहीं है, यूनाइटेड नेशन की पूरी सिस्टम है उस हिसाब से, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम में भी हमने डेटा दिखाने होते हैं, तो वी आर नॉट येट चेंज, बट सरकार ऐसा सोच रही है। तो अलग अलग टाइम पे जब न्यूज़ कॉलम है तो लोड नहीं लेना, ये प्रपोजल है, जब चेंज होगा तब हम देखेंगे सरकार चेंज क्यों करना चाहती है, ताकि विंडो ड्रेसिंग हो सके भाई। नजदीक वाले से कंपेयर करोगे तो सब फिर आपको गुलाबी दिखा सके, बट पुराने से कंपेयर करोगे तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप समझो 2011 में महंगाई काफी कम हो गई है जब आज की तारीख में आप बात करें। हो सकता है उसका समोसा 15 रुपए मिलता है, 50 रुपए का मिलता है। इज इंडिया जीडीपी ग्रोथ ओवरस्टेटेड? क्या भारत का जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जाता है? ऐसा इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर लिखा और बिना पढ़े आप बोल सकते हो वो उसने क्या साबित किया? नहीं, कुछ सब कुछ एकदम बेस्ट है। इसमें जो एक जाने लगा मुद्दा होगा वो मींस में देखेंगे, इधर फिल्म में काम करनी। सो जीडीपी के 3 कैलकुलेशन मेथड हमने देखे। डिफ्लेटर देखा, बेस ईयर सरकार चेंज करना चाहती है पर अभी हुआ नहीं है। अब कुछ समझना इकोनॉमिक साइकिल एंड मिसलेनियस टर्म्स। इकोनॉमिक साइकिल क्या है? इट इज जस्ट लाइक लाइफ, तेजी मंदी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो समझो ग्रोथ रेट कभी 2% है, फिर 10% हो जाए, फिर 5% हो जाए, फिर 2% हो जाए, तो ये ग्रोथ रेट की हम बात करें। तो इकोनॉमी कभी एक्सपांड करती है, फिर चरम पे चली जाती है, पीक पे, फिर रिसेशन हो सकता है, फिर बॉटम हो जाता है, फिर वापस रिकवरी, फिर एक्सपेंशन चलते रहता है। अब रिसेशन का मतलब क्या है? अमेरिका वाले ये कहते हैं कि अगर ग्रोथ रेट गिरना चालू हो जाए, जीडीपी ग्रोथ रेट गिरना चालू हो जाए कंटिन्यूअसली फॉर 2 क्वार्टर्स, सतत 2 तिमाही के अंदर, तो हम कहेंगे रिसेशन चालू हो गया। और ऐसा रिसेशन अमेरिका में हुआ था, सबप्राइम क्राइसिस, जहां पर उनकी बैंकों ने बेकार लोगों को लोन दे दिए और सब इकोनॉमी गिर गया उनका। तो 2007-9 अमेरिका का ऐसा रिसेशनरी फेज था, क्योंकि उनका ग्रोथ रेट कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा था। तो फिर डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन ऐसा रिसेशन है जो सालों साल तक, 10-15 साल तक चलता है। तो रिसेशन क्या है? वो छोटी चीज है, 2 क्वार्टर तक में ग्रोथ रेट गिरता रहता है, रिसेशन है, और हो सकता है वो और 2-4 साल चलता भी रहे। डिप्रेशन कब बोलते हैं? जब कंटिन्यूअसली बहुत सालों तक चले। सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन को डिप्रेशन कहा जाता है। जैसे अमेरिका में शेयर मार्केट गिरा था 2029 to 39, 10 साल तक वो सब मंदी चली, उसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का ये फोटो काफी फेमस है, क्योंकि ये जो मदर है उसने अपना टेंट बेच दिया था खाना खरीदने के लिए, और वो सोचने में पड़ी थी कि आप जानते हैं अमेरिका में ठंडी बहुत पड़ती है अलग अलग एरिया में, तो मैं रात में सोऊंगी कहाँ पर, इतना ज्यादा पवन भी आता है, ठंडी भी होती है। आई हैव सोल्ड माय टेंट, पर बच्चे भूखे मरे थे, मुझे करना पड़ा। सो दैट वाज ग्रेट डिप्रेशन, सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन फॉर 10 इयर्स, तो डिप्रेशन है। अब आप समझिए क्वार्टर का क्या मतलब है कि साल में 12 महीने हैं, तो क्वार्टर मतलब 4 हिस्सों में बांट दो, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, क्वार्टर तिमाही बनती है। तो ऐसा 2020 का क्वार्टर 1 हो, क्वार्टर 2 हो, क्वार्टर 3 हो, क्वार्टर 4 हो, फिर 2021 उसका क्वार्टर 1, 2, 3, 4 चलते रहेगा। और फिर आप क्वार्टरली ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? क्वार्टरली ग्रोथ रेट आप कैसे? 2019 का अप्रैल टू जून के मुकाबले 2020 के अप्रैल टू जून में कितना ग्रोथ है? मान लो 26% नेगेटिव बिकॉज़ ऑफ कोरोना, सो दैट इज क्वार्टरली ग्रोथ रेट। सो नाउ सपोज द सीन इज लाइक दिस कि क्वार्टरली ग्रोथ रेट कैसे हम निकालें? आंकड़े 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6 कुछ चल रहा है, ये सब फिक्शनल नंबर है, काल्पनिक आंकड़े, मुझे आपको थियरी समझानी इसलिए। तब समझो इधर से इधर क्या हो रहा है, ये गिर रहा है, फिर इधर से इधर वापस गिर रहा है, और अमेरिका ने क्या बोला कि अगर सतत 2 क्वार्टर्स के अंदर आपका ग्रोथ रेट गिर रहा है, देन यू आर इन अ रिसेशनरी फेज। तो ये पहली बार गिरा, ये दूसरी बार गिरा, 2 टाइम्स द ग्रोथ रेट हैज फॉलन इन द क्वार्टरली ग्रोथ रेट, सो यू हैव एंटर्ड, योर कंट्री हैज एंटर्ड इनटू अ रिसेशनरी फेज। फिर यहां तक पहुंचे, ये रिसेशनरी फेज चालू रहा, फिर वापस अपना टाइम आ गया, तो देखो अब ग्रो कर रहा है, तो देन वी से नाउ वी आर इन द एक्सपेंशनरी फेज। अब रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन क्या हुई? तो फिर कि 2 क्वार्टर तक गिरना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम गिरा तो हम तुरंत बोल नहीं सकते, विल वेट एंड वॉच। फिर यहाँ पर सेकंड टाइम गिरा, तब हम कहें हाँ भाई टेक्निकली अब रिसेशन चालू हो गया, क्योंकि 2 क्वार्टर कंटिन्यूअसली ग्रोथ रेट गिर चुका है। तो टेक्निकल रिसेशन का मतलब क्या? कुछ नहीं भाई, वो सेकंड क्वार्टर में जब गिरा तो टेक्निकली हम बोलेंगे कि नाउ टेक्निकली द रिसेशन हैज स्टार्टेड। तो टेक्निकल रिसेशन का मतलब क्या? सेकंड क्वार्टर में जब गिरेगा तब हम टेक्निकली बोलेंगे ना रिसेशन चालू हो गया, टेक्निकल रिसेशन। रिसेशनरी फेज क्या है? ये पूरा दौर जो चल रहा है, ये जो दौर चला इधर से इधर तक, इसे कहेंगे फेज, रिसेशनरी फेज। एक्सपेंशनरी फेज क्या? वो तो नॉर्मल चीज है, हमने समझी, ऊपर वापस जाएगा। सो टेक्निकल रिसेशन, रिसेशनरी फेज एंड एक्सपेंशनरी फेज। नाउ इज दिस इंपॉर्टेंट? इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो तुम बता क्यों रहे? क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कॉलमनिस्ट तो कम बचे, अभी सस्ते इंटरनेट है, चैटजीपीटी को पेस्ट मारते बनाते रहते हैं अपना सब एक्सप्लेन सीरीज, उनको मतलब समटाइम्स यू गेट दैट क्रेजी हिस्टेरिया जो हो जाता है, तो पागल हो जाते हैं कुछ बार। टेक्निकल रिसेशन क्या? टेक्निकल भाई क्या है टेक्निकल रिसेशन? एक लाइन का मुद्दा है, सा एक्सप्लेन सीरीज एक बार बनाएंगे, फिर 2 दिन बाद वापस बनाएंगे, उस पे मतलब जाने की आइंस्टाइन ने कुछ नया डिस्कवर किया। सो एट दैट टाइम डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस। एनएस ऑफिसर समझो 3-3 महीने पे डेटा निकालेंगे, तो ये लोग को टाइम पास करने के लिए लिखते रहते हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट दिस नंबर्स एंड टर्म्स, कुछ इसमें दम नहीं है। वी शेप रिकवरी तुमने समझ लिया। देखो अमेरिका में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी आई थी 1918 के जमाने में, तो ग्रोथ रेट 8% से गिर के 3% हो गया, फिर वापस 7 हो गया, तो ये हुआ वी शेप रिकवरी। इकोनॉमिक सर्कल भाई जो अमेरिका में हो सकता है तो इंडिया में भी हो सकता है, और वो गिर गया था, फिर वापस ऊपर आ गया। सो दैट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट एंड वी शेप रिकवरी। देखिए कोरोना से पहले भी हमारा ग्रोथ रेट गिर रहा है, इफ यू लुक क्लोजली। इसका क्या कारण है?
कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो जीएसटी हुआ, उसके साथ इंडस्ट्री को एडजस्ट करना था। उस जमाने में ट्रम्प और प्रोटेक्शनिज्म का जो दौर चल रहा होगा, तो इंडिया की एक्सपोर्टेड चीजें वो कम हो जाएंगी। अगर एक्स कम हो रहा है तो सीआईजी एक्सएम के हिसाब से जीडीपी कम हो जाएगा। उस जमाने में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैड लोन की बड़ी तकलीफ थी, तो बैंक वाले बिजनेसमैन का लोन पास नहीं करेंगे, तो बिजनेसमैन आई फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं कर पाता होगा, तो वो गिर गया होगा। तो अल्टीमेटली सीआईजी एक्सएम के हिसाब से जीडीपी गिरा होगा। नाउ नॉर्मली जैसे यूपीएससी में कट ऑफ कितना होता है 50%, तो नॉर्मली जो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है भारत के लिए 6 to 8% की रेंज में होता है। 6 to 8 की रेंज में हो तो ठीक चला है। फिर ये 2019 में गिर के 4 हो गया, तभी थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। अब देखो 2020 में तो लाजमी है कि -7% होगा, कोरोना था, लॉकडाउन था। 2021 में अचानक 9% हो गया, मतलब कि दूध की नदियां क्या बहने लगी है। ऐसा तो कैसे हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे यूपीएससी कट ऑफ 50% की रेंज में हो, ये 6 to 8% की रेंज में होना चाहिए, तो 9% हो गया, मतलब दिस इज अनएक्सपेक्टेड। हाउ दिस कैन हैपन? इसको कहते हैं बेस इफेक्ट। वैसा है, मान लीजिए इंडिया का प्रोडक्शन 2016 में 146 लाख करोड़ का था और 2021 में 149 लाख करोड़ का था, तो इधर से इधर कितना बड़ा है? अगर मैं कहूँ ये बी है और ये ए है, तो ए माइनस बी डिवाइड बाई बी टाइम्स 100, ये आएगा 2%। लेकिन अगर मैं ये चेंज कर दूं कि जो कंपेयर कर रहा हूं मैं उसे कंपेयर करूं 2020 से, तो 2020 को मैं कहूं बी है 135 लाख करोड़ का प्रोडक्शन, और 2021 में प्रोडक्शन तो 146 है, इसको मैं कहूं ये, तब क्या होगा? हियर टू हियर द नंबर विल बिकम 11%। तो मतलब आप समझो, जो आप नीचे लिखोगे पास्ट ईयर में जिसके साथ आप कंपेयर करोगे, अगर वो नंबर छोटा होगा तो मैथ्स क्या कहता है कि ए डिवाइडेड बाई बी है, बी जितना लो होगा उतना इसका फाइनल आंसर हाई आएगा। भागाकार में तो ये होगा ना, बात ऐसी भाई कि समझो 20 डिवाइड बाई 5 करो, 100 डिवाइड बाई 5 करो तो 20 आएगा, लेकिन आप 100 डिवाइड बाई सपोज की 2 करो तो क्या आएगा? 50 आएगा। तो जितना नीचे नंबर लो होगा उतना आपका फाइनल आंसर बड़ा आएगा। इसको कहते हैं बेस इफेक्ट। तो जीडीपी ग्रोथ रेट में भी बेस इफेक्ट हो सकता है कि अगर पिछले साल प्रोडक्शन बहुत लो हो, जो कि कोरोना में हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर अगर नॉर्मल भी प्रोडक्शन हो तो भी आपको परसेंटेज वाइज वो नंबर बड़ा ही दिखेगा, क्योंकि भागाकार और परसेंटेज हम ईयर ऑन ईयर निकालने वाले हैं। देयरफॉर बिकॉज इट वाज सो लो हियर, तो यहां पर अगर नॉर्मल ही प्रोडक्शन हो जाए तो भी आपको परसेंटेज के हिसाब से वो बहुत बड़ा नंबर लगेगा बिकॉज ऑफ दिस मैथ्स। बस इसी को कहते हैं बेस इफेक्ट इन जीडीपी ग्रोथ, कि रेफरेंस और कंपैरिजन ईयर में बहुत स्मॉल फिगर होगा, लो प्रोडक्शन होगा, तो फिर अपना ये सब ऐसा हो जाता है। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ने ये प्रेडिक्ट किया था 11% होगा, लेकिन हालांकि 9% ही हुआ। बेस इफेक्ट बेसिकली क्या है? लास्ट ईयर अगर लो प्रोडक्शन होगा तो परसेंटेज वाइज इस बार नंबर बड़ा दिखे, दैट इज द बेस इफेक्ट। डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या हो सकती है? यू शेप, वी शेप, ये सब समझ लेते हैं। मान लो जीडीपी ग्रोथ हो 4, फिर 4 साल तक -7 चले, फिर वापस 4, तो ये क्या यू शेप है? मान लीजिए जीडीपी 4 से गिर के -7 हो जाए, फिर सरकार ये आत्मनिर्भर भारत के नाम पे बहुत ज्यादा लोन सब्सिडी और सब धक्का मार के उसको चढ़ा दे, जिसको हम कहते हैं फिजल स्टिमुलस, तो वापस 3 हो जाए। लेकिन वो स्टीरॉइड जैसा होता है, स्टीरॉइड लेना बंद करो तो वापस बॉडी सिकुड़ जाएगी, तो फिर वापस नेगेटिव चला जाए, फिर नॉर्मल ग्रोथ पास आए। तो अगर ऐसा रिकवरी होता है इसे हम क्या कहें? डब्ल्यू शेप रिकवरी। मान लीजिए ये कोरोना के बाद रिकवरी में कुछ ई लर्निंग, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, फार्मा बहुत ग्रो कर जाए, लेकिन सामने टूरिज्म, रेस्टोरेंट, जिम, थिएटर वो गिरे ही रहे, तो ये क्या शेप बन रहा है? के शेप। तो रिकवरी के अलग अलग शेप होते हैं, हालांकि ये तो आउटडेटेड मुद्दा है, पर आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। छोटे मोटे कुछ और भी टर्म्स हैं, अभी समझ लेते हैं। बस 5 मिनट की पड़े तो वी आर नॉट टेकिंग ब्रेक। पेंट अप डिमांड क्या है? मन में दबी हुई मांग जो स्प्रिंग की तरह दबी और फिर बहुत उछल के बाहर आएगी। यूजुअली जब रिसेशनरी फेज होता है तो लोग मन में दबा के रखते हैं कि कुछ अभी शॉपिंग नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे इकोनॉमी रिकवर हो जाए, थोड़ा बहुत हाथ में पैसा आ जाए, खासकर अगर दिवाली, दशहरा, क्रिसमस का सीजन हो, तो जो दबी हुई मांग है वो बाहर आ जाती है और उछल के शॉपिंग बढ़ जाती है। इफ यू रिकॉल द कोरोना 2020 में लॉकडाउन था, अप्रैल में, जून, जुलाई जो भी, फिर अक्टूबर से दिसंबर में सरकार ने सब धीरे धीरे अनलॉकडाउन किया, तो अचानक से लोग बाजार में उमड़ पड़े। और वैसे भी आप जानते हैं दिवाली टू क्रिसमस सीजन में इतने सारे सेल ऑफर होते हैं और लोग कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, तो इसे हम क्या कहें? पेंट अप डिमांड है। क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि मान लो आप जीएसटी कलेक्शन देखो अक्टूबर टू दिसंबर, तो स्वाभाविक है वो हाई ही होगा, क्योंकि पब्लिक दे शॉपिंग करते, जितनी गाड़ी बिकी, सामान बिका, तो जीएसटी भी हाई। बट व्हेन यू लुक एट द जीएसटी नंबर इन जनवरी एंड फरवरी, तो वो तो लो हो जाएगा ना, क्योंकि उस वक्त वापस उनका जोश चला जाएगा। तो कुछ बार जब जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ बार क्वार्टरली ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और सरकार बहुत अपना शाबाशी देना चालू करे, तो द हिंदू क्रिटिक्स चालू कर देने, ये तो सब पेंट अप डिमांड था, टेंपररी है, फिर वापस लो ही हो जाना है, गिर जाना है। लिपस्टिक इफेक्ट क्या है? देखिए जब इकोनॉमी में तेजी चले तो सब लोग का अच्छा सैलरी कमा रहे हैं, तो महंगी महंगी चीज वो खरीदेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। लेकिन जब स्लो डाउन है तो भी थोड़ा साइकोलॉजिकल रिलीफ के लिए कुछ तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो महंगी चीज खरीद नहीं सकते, तो लिपस्टिक खरीदना चालू करें कि उसमें ये इतने 25,000 के शेड हैं, 500,000 की ब्रांड है, तो दिल बहल जाए 15-20 मिनट सब कंपेयर करने में। तो ये जो भी यूएसए या कहीं पर उसका सब रिसर्च हुआ होगा, तो इसे कहा गया लिपस्टिक इफेक्ट या लिटिल लग्जरी, कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो लोग महंगी चीज नहीं खरीद सकते, पर फिर भी उनको थ्रिल चाहिए शॉपिंग का, तो वैसे लिटिल लग्जरीज लाइक लिपस्टिक वो खरीदते हैं। तो इसे उस वक्त क्या होगा कि लिपस्टिक का सेल आपको बहुत ज्यादा बढ़ गया हो ऐसा लगे, बट दैट डज नॉट मीन दैट इकोनॉमी हैज रिकवर्ड। इकोनॉमी रिकवर नहीं है तो लोग दिल बहलाने के लिए खरीद रहे हैं कुछ छोटी छोटी चीजें। एनिमल स्पिरिट इन द इकोनॉमी, जॉन मेनार्ड कीन्स, इसको याद करो, पिलर 1 और 2 में मिले थे। जनता सारा पैसा बैंक में क्यों नहीं रखती, थोड़ा कैश हाथ में क्यों रखती है? ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। मुझे तो याद है, रात को 2 बजे भी पूछो तो याद है भाई, बिकॉज साल में मैं ये 2-3 बार पढ़ाता हूं तो मेरा रिवीजन हो जाता है। आपको भी याद होना 2-3 बार रिवीजन करो। तो यही जो भाई साहब इकोनॉमिस्ट हैं बड़े, जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने ये कहा कि देखो जो इन्वेस्टर और कंज्यूमर्स हैं वो कोई पाइथागोरस का फॉर्मूला देख के इन्वेस्टमेंट या शॉपिंग नहीं करते, दे आर नॉट डूइंग सम अनबायस्ड एंड रैशनल एनालिसिस। अगर ऐसा तो अदानी का शेयर हमेशा गिरना ही चाहिए, लेकिन वापस आप आएंगे रिकवरी नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एनिमल स्पिरिट एंड साइकोलॉजिकल अर्ज। सब पैसा बना रहे हैं, मैं भी थोड़ा शेयर मार्केट में दाव लगा लेता हूं, सब आईफोन खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लेता हूं, तो रैशनल चीज नहीं है, वो सब एनिमल स्पिरिट है, पशु भावना है, थ्रिल के लिए आप कर रहे हैं। तो जब जनता के अंदर एनिमल स्पिरिट ज्यादा मान लीजिए 40%, तो अपने आप इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग और जीडीपी ग्रो करने लगता है। आजकल हो क्या रहा है कि सरकार बहुत धक्के मार रही है, टैक्स सब्सिडी, ये आरबीआई भी अपनी तरफ से कोशिश करे, लेकिन फिर भी आप 2022 के बाद का जमाना देखें तो पब्लिक पहले जितना शॉपिंग थोड़ा कम कर रही है, पर्टिकुलरली इफ यू लुक एट द नंबर्स ऑफ ऑटोमोबाइल सेल्स। क्यों? क्योंकि शायद एनिमल स्पिरिट वापस जागरूक नहीं हो रहा है। तो कुछ बार ये जो फ्रेज यूज किया जाए कॉलम में कि डिस्पाइट द एफर्ट्स ऑफ आरबीआई गवर्नमेंट द एनिमल स्पिरिट हैज नॉट रिवाइव्ड, तो वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बात बोल रहे हैं कि जनता दिन रात शॉपिंग नहीं कर, दिन रात इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, अभी वो स्पिरिट उनका जागरूक नहीं हुआ है। हिस्टेरेसिस, मान लो 2023 में प्रीलिम का पेपर इतना टफ हो कि आदमी परीक्षा देना ही छोड़ दे, उस साल भी नहीं, अगले साल भी नहीं, मतलब अब नहीं देना मुझे। भले 2024 का पेपर आप देखो, इट वाज क्वाइट इजी एंड मैनेजेबल कंपैरेटिवली, बट वो क्या साइकोलॉजिकल उसका डिमोटिवेट हो चुका है। तो इधर ये कुछ मीम मैंने ऐसा बनाया कि एसबीआई मैनेजर
उसे टेली मार्केटिंग कॉल और स्पैमिंग करा कि भाई कोरोना तो चला गया ना, अब क्या लोन ले ले, लेकिन फिर भी उसको डर है नहीं वापस आ गया तो मेरा इनकम चला गया तो। सो हिस्टेरिसिस मीन्स व्हाट, कि जैसे कोरोना तो खत्म हो गया है, द फैक्टर दैट लेड टू द इवेंट हैव बीन रिमूव्ड, कोरोना कंट्रोल, लेकिन फिर भी लोग अगर शॉपिंग कम करें, उनको अभी भी डर लगे कि वापस लॉकडाउन आएगा, वापस जॉबलेस होगा और वो वापस अपना इन्वेस्टमेंट शॉपिंग चालू नहीं करे, तो इस चीज को हम कहते हैं हिस्टेरिसिस, कि कंटिन्यूअस डिमोटिवेशन फेज में। डूम लूप क्या है, एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम से पहला प्रॉब्लम और जटिल हो जाए तो आप नीचे नीचे डाउनवर्ड साइकिल में जाए। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए पाकिस्तान सरकार को इंडस्ट्रियलिस्ट को मुद्रा लोन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ये सब दे नहीं पाती, तो प्रोडक्शन वहां पर इंप्रूव नहीं होगा, प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं होगा तो जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव नहीं होगा, जीएसटी कलेक्शन इंप्रूव नहीं होगा तो सरकार के पास पैसा नहीं होगा, बिकॉज टैक्स नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो स्कीम नहीं चला रहा है, इसलिए प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, इसलिए टैक्स नहीं आ रहा है, तो ये क्या आपको धीरे धीरे और नीचे गिराता जाएगा, दैट इज कॉल्ड डूम लूप। डूम लूप ये सब एक एक लाइन में याद रखना है एमसीक्यू के लिए। कंटेजियन मतलब क्या, संक्रमण, इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैलना, तो फाइनेंशियल कंटेजियन क्या, फाइनेंशियल मार्केट, बैंक, शेयर मार्केट, इसका जहर या वायरस यूएसए से इंडिया आना। फॉर एग्जांपल पिलर 1 भी याद करो, बैंकिंग सेक्टर में अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक था एसवीबी, उसके बाद हो गए, वो बर्बाद हो गया, बंद होने आया, तो अगर भारत की कोई स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर्स ने उधर पैसा सेव किया था तो उधर से इन्फेक्शन इधर आएगा और उसके चलते वो अपने स्टाफ को ले ऑफ कर दे कि अब जाओ मेरे पास पैसा नहीं है, सैलरी नहीं है, तो ये और जॉब लॉस की प्रॉब्लम हो गई, उसके चलते ये स्टाफ ने जो कार खरीदने के लिए एक्सिस बैंक से लोन लिया होगा वो नहीं चुका है, तो उधर एनपीए हो गया, इन्फेक्शन स्प्रेडिंग, इसे क्या कहें, फाइनेंशियल मार्केट का कंटेजियन, व्हेन प्रॉब्लम्स फ्रॉम वन मार्केट स्प्रेड टू द अदर मार्केट्स एंड कंट्रीज। जीडीपी का कंजम्पशन मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड क्या था, CIGXM। तो एक प्रकार से ये सब क्या दिखा रहा है कि कस्टमर इतना शॉपिंग कर रहे हैं या सरकार इतना खर्चा कर, तो सरकार भी तो शॉपिंग कर रही है, टॉम क्रूज भी हमसे अगर एक्सपोर्ट में सामान उधर जा रहा है तो भी शॉपिंग कर रहा है। सो जीडीपी इज ग्रोइंग, कि लास्ट ईयर मान लो जीडीपी था 100, अब हो गया 108, तो ग्रोथ रेट है 8%, इट मींस कंजम्पशन इज ग्रोइंग। लेकिन कुछ बार क्या होगा कि मान लीजिए ये ग्रोथ रेट 8% की स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन है हो सकता है वो 6% की स्पीड से ही बढ़ रहा हो, तो गैप हो जाएगा। तो सप्लाई अगर उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है तो बात ऐसे कि जीडीपी इज ग्रोइंग एट सपोज 8%, बट द सप्लाई इज ग्रोइंग एट सपोज 2% ओनली, तो गैप हो गया, तो गैप हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन। जनता शॉपिंग ज्यादा कर रही है लेकिन माल उतना पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए बीच में जो गैप है तो सप्लाई डिमांड गैप होता है, दैट इज इन्फ्लेशन। बहुत तेज आर्थिक वृद्धि दर से महंगाई का निर्माण होता है। आपके पर नहीं तो ये लोग शॉपिंग करें, इसका मतलब प्रोडक्शन तो हो ही गया ना, तो महंगाई कैसे बढ़ा, भाई प्रोडक्शन हो गया पर नेक्स्ट कस्टमर के लिए माल आपका कम हो गया ना। सपोज देयर आर 100 आईफोन्स, मैंने एक खरीद लिया तो आपके लिए 99 बचे ना, अब बाकी भी पब्लिक सब हम भी खरीद लेंगे 98, तो फिर तो और कम बचेगा, तो फिर आईफोन महंगा होना चालू हो जाएगा। इसलिए जीडीपी जब बढ़ता है उस स्पीड से अगर सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो देयर विल बी अ मिसमैच, और सप्लाई डिमांड का मिसमैच अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को जन्म देता है। दैट मींस जीडीपी ग्रोथ रेट में प्लॉट करो कि मान लो 0 है, 3 है, 8 है, 9 है, जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर कितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, स्लो डाउन, क्योंकि सब जॉब चले जाएंगे, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, तो आपका जीडीपी 10% हो जाना चाहिए। पर भाई इतना ज्यादा भी होगा तो समझो इन्फ्लेशन यानी महंगाई हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में उतना सामान भी नहीं बन रहा होगा जितना डिमांड बढ़ गया होगा। व्हेन जीडीपी अंडर द कंजम्पशन मेथड से आप फार्मूला से उसको निकालो, तो इसका मतलब जीडीपी शुड नॉट बी वेरी लो एंड जीडीपी शुड नॉट बी वेरी हाई आल्सो, क्योंकि हाई जीडीपी विल गिव बर्थ टू इन्फ्लेशन, बहुत तेजी से इकोनॉमी ग्रो होगी तो डिमांड बढ़ रही होगी और महंगाई बढ़ जाएगी, तो बीच में कहीं होना चाहिए, मान लीजिए 6 to 8%, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं। तो ऐसा जो जीडीपी ग्रोथ रेट का सिनेरियो है उसको हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। तो गोल्डीलॉक्स सिनेरियो क्या है, ऐसा आइडियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो बहुत कम भी नहीं कि जॉब लॉस और बाकी प्रॉब्लम्स को जन्म दे और बहुत हाई भी नहीं जो इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म दे, तो मिडिल में जो है दैट इज गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। आप चल रहे हैं और सामने मान लो कुछ साइक्लोन आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, हेडविंड्स, तो आपकी स्पीड चलने की मान लीजिए 3 किलोमीटर, अब क्या 1 किलोमीटर, क्योंकि तो ऑब्स्टेकल है ना भाई, तो जीडीपी के खिलाफ भी ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, इसे हम क्या कहें, हेडविंड्स, पवन के रूप में समझो, ये हेडविंड्स हैं जो आपकी स्पीड को धीमा करेंगे। सो चैलेंजेस या हेडविंड्स जीडीपी ग्रोथ के लिए क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेशन, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, ग्लोबल स्लो डाउन, क्योंकि CIGXM के हिसाब से एक्स डाउन हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट डाउन, ऑयल प्राइसेस उस हिसाब से बाकी चीजें खराब कर देगा आपकी, क्योंकि ऑयल प्राइस में होगा कि आप इंपोर्ट करेंगे ना उसका भाव बढ़ जाएगा, तो एम बढ़ जाएगा और एम का साइन माइनस होता है, इंपोर्ट का साइन माइनस है, तो जितना बड़ा होगा आपका जीडीपी खा जाएगा। सो दीस आर द चैलेंजेस टू जीडीपी। अपॉर्चुनिटीज, मान लो आप बाइक चला रहे हो और पीछे से एकदम अच्छा पवन आ रहा है तो और तेजी से आपका बाइक चलेगा, उसे हम कहते हैं टेल विंड, जो पीछे से है, या सपोज आपका जहाज है, बोट है, पीछे से विंड आएगा तो अच्छा टेल विंड से, तो अपॉर्चुनिटी भी होती है जीडीपी ग्रोथ में। अपॉर्चुनिटी क्या, यंग पॉपुलेशन के फायदे क्या है, सी फॉर कंजम्पशन ज्यादा करेंगे या W फॉर वेजेस मेहनत करके ज्यादा लाएंगे, तो अपनी जो मेथड थी CIGXM या WAPR उस हिसाब से जीडीपी बढ़ जाएगा। फेवरेबल मानसून से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े और उसके चलते किसान नया बाइक और ट्रैक्टर खरीदे, तो मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है, दैट आल्सो हेल्प्स इन जीडीपी। तो हेडविंड्स एंड टेलविंड्स मतलब चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो एमसीक्यू में कुछ पूछे वाला अप्लाई करना कि कौन सा फेवरेबल है और कौन सा फेवरेबल नहीं है। भारत देश का जीडीपी कोरोना से पहले अराउंड $2.9 ट्रिलियन था एट करंट मार्केट प्राइस, 2011 से एडजस्ट नहीं किया, और हमारी इच्छा क्या इसको बढ़ा के $5 ट्रिलियन पे ले जाना है। उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सब मींस के मुद्दे, तो मींस के लेक्चर में नेक्स्ट वीक हम पढ़ेंगे। अब बस 2-3 मिनट का काम है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया कोरोना में गिर गया -7%, लेकिन उसके पहले भी ये तो गिर ही रहा था। क्यों गिरा था उसके अलग कारण मैंने आपको बताया, प्रोटेक्शनिज्म के चलते एक्सपोर्ट अपने कम हो गया, ऑयल प्राइस के चलते इंपोर्ट बढ़ गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रॉ मटेरियल महंगा हो गया वगैरह। और ये जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना में ही नेगेटिव ग्रोथ रेट था, इसके पहले भी वो जो भी नेहरू गांधी के जमाने में भी नेगेटिव में गया है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि आजादी के बाद नेगेटिव ग्रोथ रेट 4 बार हुआ है। कब 65 में, क्योंकि वो पाकिस्तान से युद्ध हुआ होगा, 71 वो बांग्लादेश वाला युद्ध, 79 में ऐसे ही वो ड्रॉट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये जो भी इमरजेंसी उसके बाद का जमाना था, लास्ट 2020 वो तो कोरोना के चलते नेगेटिव गया। हाँ, तो याद रखना कोरोना में नेगेटिव ग्रोथ इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी हैव विटनेस्ड इट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उससे पहले भी गया और अंग्रेजों का जमाना हमने देखा नहीं, वरना उस वक्त भी गया ही होगा बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक ग्रेट रिसेशन एंड अदर थिंग्स। आज के लिए इतना रखते हैं। तो कैलकुलेशन मेथड, डिफ्लेटर देखा, इकोनॉमिक साइकिल, मिसलेनियस टर्म्स, कल ये सब कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या और बाकी कंसेप्ट समझने हैं, वो कल आराम से समझते हैं। आपका होमवर्क क्या है भाई, इसको निपटा दो। ये सीधा भी वेडनेसडे की टेस्ट में एक बार देखना और सीधा फिर कब देखना, फरवरी में डेटा अपडेट होगा तो वो तो 1-2 स्लाइड देखने का काम है, कितना ग्रोथ नया है, और फिर सीधा महीने में एग्जाम देनी है, क्योंकि थियरी तो सेम ही रहनी है ना, तो और ये थियरी एक बार समझ ली तो बार बार क्या देखना है। चैलेंज क्लास कल वापस मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।